11 शादी या श्राप। ये समीक्षा के लिए सबसे काली रात थी, जिसने उसे पूरी जिंदगी के लिए अंधेरे में डुबा दिया था। उसकी नजरें नीचे थीं और उसका ना किसी से बहस करने का और ना ही किसी पर चिल्लाने का मन कर रहा था। वो किसी को इस चीज के लिए दोष नहीं देना चाहती थी। शायद यही उसकी किस्मत थी। विवान उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर तक ले गया और उसके बाद उसने बेरुखी से उसे कार में धकेल दिया। कार में बैठने से पहले उसने एक मैसेज किया, जिसमें उसने देवांश का एड्रेस अपने आदमी से मांगा। समीक्षा को पहले ही एहसास हो रहा था कि वो इंसान उसके साथ आगे क्या करने वाला था। वो कार में बैठा और उसने तेजी से कार स्टार्ट की। वहीं दूसरी तरफ आशिका देवांश के घर पर थी। उसके सामने देवांश की मां बैठी हुई थी, जो उसकी सारी बातें सुनने के बाद सन लग रही थी। लगभग 10 मिनट तक उसकी बात सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं बोली। ये अजीब था, क्योंकि उनके सामने बैठी लड़की उनके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये लड़की अपनी शादी से भाग कर आई थी। देवांश की मां को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफ वो इसके खिलाफ थी, लेकिन दूसरी तरफ वो उसे वहां से जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके पेट में उनका पोता या पोती पल रही थी। कुछ घंटों पहले वो देवांश के लिए कुछ ताज़ी सब्जियां और घर का जरूरी सामान लेने मार्केट गई थी, जहां उन्हें 3 से 4 घंटे लग गए, क्योंकि उन्हें अपनी एक पुरानी सहेली मिल गई थी। जब वो वापस आई तो पहले ही रात हो चुकी थी और उन्होंने पीले रंग के लहंगे में अपने घर के बाहर एक लड़की को घूमते हुए देखा। वो लड़की उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसे अंदर लेकर आ गई। और जब आशिका ने बताया कि वो देवांश के लिए शादी से भाग कर आ गई है, तो वो खुद भी हैरान रह गई। ये देखकर कि देवांश की मां कुछ नहीं बोल रही थी, आशिका घबरा गई और उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज आंटी, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं देवांश के अलावा किसी और के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देवांश की मां ने उस लड़की को देखा, जो उनकी बेटी जैसी थी। अब वो कर भी क्या सकती थी? अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तब भी वो उसे उसके परिवार को सौंपने की सोच सकती थी, लेकिन अब जब वो प्रेग्नेंट थी, तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें देवांश से इस बारे में बात करनी होगी। उन्होंने देवांश का नंबर डायल किया। दूर से फोन को देखते हुए आशिका ने पूछा, आप देवांश को कॉल कर रही हैं? हाँ, उसकी मां ने जवाब दिया। देवांश, जो गंभीर हालत में अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था, ने फोन की घंटी सुनी और धीरे से फोन उठाया। वो अपनी मां की ही कॉल का इंतजार कर रहा था। फोन उठाते ही वो बोला, मां, समीक्षा कहाँ है? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। देवांश को लगा था कि उसने समीक्षा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, जिससे वो उससे मिलने भी नहीं आई। शायद वो उससे नाराज थी। जैसे ही उसकी मां ने देवांश की बात सुनी, वो हैरानी से बोली, समीक्षा तुम्हारे पास नहीं है? देवांश बोला, मां, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो सुबह से मुझसे मिलने नहीं आई। क्या वो घर पर भी नहीं है? जैसे ही उसकी मां ने ये सुना, उन्होंने जल्दी से घड़ी की तरफ देखा। ये आधी रात का वक्त था। अगर समीक्षा अस्पताल में नहीं थी, तो कहाँ थी? देवांश बोला, मां, आप चुप क्यों हैं? क्या समीक्षा घर भी नहीं है? आशिका को भी अब शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जैसा वो सोच रही थी, काश ऐसा ना हो। देवांश की मां ने फोन पर कोई जवाब नहीं दिया और वो जल्दी से उठकर बाहर आ गईं। वो कुहू के घर पर गईं और बोली, कुहू बेटा, क्या समीक्षा यहाँ है? कुहू दरवाजे पर आए और बोली, नहीं ताई जी, वो तो आज कॉलेज भी नहीं आई। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे आज कुछ जरूरी काम है। मैंने सोचा, शायद वो देवांश भैया का ख्याल रखने के लिए रुकी होगी। देवांश की मां को जैसे सदमा लगा। उनके हाथ में जो फोन था, वो गिर गया। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी बेटी कहाँ गई? कुहू ने जल्दी से फोन उठाया और अपनी ताई जी को संभालते हुए कहा, ताई जी, फिक्र मत करिए, वो शायद लाइब्रेरी में होगी। अगर वो अस्पताल और घर दोनों जगह नहीं है, तो वो जरूर ही लाइब्रेरी में होगी। कुहू समीक्षा की मां को उसके घर तक लेकर आए और वहां उसने छोटे से लिविंग रूम के सोफे पर एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो पहले तो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर उसे याद आया। उसने उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा, आप तो आशिका बजाज है ना? आशिका ने गर्दन हिला दी और देवांश की मां की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? समीक्षा का कुछ पता लगा? आशिका को देखकर कुहू भूल ही गई थी कि उसे समीक्षा को कॉल करना था। उसने अपनी ताई जी को सोफे पर बैठाया और कहा, मैं जल्दी से समीक्षा को कॉल करती हूँ। लेकिन जब उसने समीक्षा का नंबर डायल किया, तो उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद उसने लाइब्रेरी के इंचार्ज को कॉल किया और समीक्षा के बारे में पूछा। लाइब्रेरी के इंचार्ज ने पूरी लाइब्रेरी छान मारी और फिर बाहर आकर कॉल का जवाब दिया, वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे सुबह से यहाँ नहीं देखा। कुहू का चेहरा फीका पड़ गया। आखिर वो कहाँ चली गई थी? समीक्षा की मां ने कुहू की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो लाइब्रेरी में भी नहीं है? कुहू ने अपनी गर्दन हिला दी, तो समीक्षा की मां परेशान हो गईं। वो धीरे से बोली, मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? जल्दी से पुलिस को कॉल करो, हमें अभी ही पुलिस थाने जाना होगा रिपोर्ट लिखवाने।
ये कहकर जैसे ही वो खड़ी हुई, उन्हें बाहर एक कार के तेजी से रुकने की आवाज सुनाई दी। कुहू जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और बोली, मैं देखती हूँ। उसने कार से एक हैंडसम आदमी को बाहर निकलते हुए देखा, जो गुस्से में लग रहा था। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा जोर से पटका और पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाजा खोला। उसमें से उसने एक लड़की को जबरदस्ती बाहर निकाला। जैसे ही कुहू ने उस लड़की की शक्ल देखी, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, समीक्षा। जैसे ही समीक्षा की मां ने उसका नाम सुना, वो जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, मेरी बेटी आ गई। जैसे जैसे कुहू ने उन दोनों को नजदीक आते हुए देखा, उसे बुरा एहसास होने लगा। और जैसे ही उसने समीक्षा की मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र देखा, उसकी नजरें और ज्यादा भयानक हो गईं। वो पीछे हट गई और जल्दी से अपनी ताई जी के पास आ गई ताकि उन्हें संभाल सके, जो खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। आशिका को पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। वो वहां बुत बनी खड़ी थी। और जब उसने समीक्षा और विवान को अपनी आंखों से अंदर आते हुए देखा, तो वो 4 कदम पीछे हट गई। समीक्षा के माथे पर सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र को देखकर वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या किया गया था। विवान के अंदर आते ही सबसे पहली नजर उसकी जिस पर गई, वो थी आशिका। आशिका उसे देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और लगातार पीछे हट रही थी। अंत में जब तक वो दीवार से ना टकराए, वो पीछे हटती रही। समीक्षा की मां ने जब उसे ऐसी हालत में देखा, तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने शब्द कहे, समीक्षा बेटा, ये सब क्या है? समीक्षा ने अपनी नजरें नीचे की हुई थी और उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वो क्या बताए कि उसके साथ जबरन शादी कर ली गई थी। उसकी मां ने जब देखा कि वो कुछ बोल नहीं रही है, तो वो गुस्से में आगे बढ़ी और उन्होंने झट से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब क्या है और ये आदमी कौन है? विवान की नजर उस थप्पड़ पड़े गाल पर गई, जिससे समीक्षा का गाल अब लाल हो गया था। उसने समीक्षा की मां की तरफ देखा और कहा, इसने मेरे साथ शादी कर ली है और अब ये यहीं रहेगी। जब तक मेरा मन नहीं होता, तब तक मैं इसे नहीं लेकर जाऊंगा। और हो सकता है, मेरा मन जिंदगी भर इसे यहाँ से लेकर जाने का ना करे। लेकिन मुझे यकीन है कि ये इसी बात से खुश रहेगी कि इसने विवान बजाज के साथ शादी कर ली है। ये इसी खुशी में अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। और वैसे भी, आपके दोनों बच्चों को बजाज परिवार में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। समीक्षा की मां ने उस आदमी को देखा और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? विवान के चेहरे पर उपहास उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। वो बोला, ये बात आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि उसने क्या किया? फिर उसने आशिका की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से तेजी से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वो वहां एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। समीक्षा की मां ने अपना सिर पकड़ लिया। अभी अभी क्या हुआ था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वो पहले ही अपने बेटे देवांश को लेकर परेशान थी, लेकिन अब उनकी बेटी भी। वो तेजी से फर्श पर गिर गईं। वहीं देवांश ने अभी तक कॉल कट नहीं की थी। जो भी हुआ, वो सब फोन पर सुन सकता था। वैसे तो उसे पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जितना समझ आया था, अगर वैसा ही था, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गया। कुहू ने समीक्षा की मां को जल्दी से सोफे पर बैठाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। ये तो अच्छी बात थी कि वो बेहोश नहीं हुई थी, उन्हें बस चक्कर आ गया था। कुछ देर बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने फिर से समीक्षा का वही रूप देखा। लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। समीक्षा चुपचाप वहीं सोफे पर अपनी मां के पास बैठी हुई थी। वो थोड़ा पीछे हटी क्योंकि उसकी मां ने उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें शादी करनी थी, तो तुम एक बार मुझे बता देती। इस तरह से पीठ पीछे हमें धोखा देने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर समीक्षा का दिल पिघल गया। अब तक वो पत्थर बनी बैठी थी। उसके अंदर के जज्बात बाहर आंसुओं के रूप में आने लगे। उसने बिलखते हुए कहा, मुझसे ये शादी जबरदस्ती की गई है। समीक्षा की मां एकदम से हिंसक हो गईं। उन्होंने फिर से उसे मारना शुरू कर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जबरदस्ती शादी? कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी क्यों करेगा? और वो आदमी क्या कह कर गया है कि वो तुम्हें यहाँ से कभी लेकर नहीं जाएगा? तुमने कैसे इंसान से शादी कर ली है, जो तुम्हें शादी होने के बावजूद अपने साथ नहीं रखना चाहता? उद्धरण चिन्ह। कुहू और आशिका जल्दी से बीच में समीक्षा को बचाने के लिए आईं। आशिका ने कहा, आंटी, मुझे लगता है समीक्षा सही कह रही है। आप एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। लेकिन समीक्षा की मां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे से एक कर्कश आवाज आई, आशिका। जैसे ही वो आवाज आशिका के कानों में गई, उसने दरवाजे की तरफ देखा और वहां खड़े इंसान को देखकर वो एकदम से डर गई। अंडस्को, आखिर कौन है दरवाजे पर? क्या वो देवांश था या फिर विवान वापस आ गया है आशिका को लेने? आखिर क्या होगा आगे? क्या विवान कभी समीक्षा को अपने साथ लेकर जाएगा या उनकी ये शादी बन जाएगी श्राप समीक्षा के लिए? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिए। क्या आपको विवान का ये एक्शन अच्छा लगा? चैट 12 मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है।
सब ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां देवांश खड़ा हुआ था। वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सीधे हॉस्पिटल से घर आ गया था। वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसका चेहरा पीला था। सबके ऊपर से नजर घुमाते हुए देवांश की नजर आशिका पर रुक गई, जो वहां पीला लहंगा पहने खड़ी हुई थी। देवांश को देखकर पहले तो वो घबरा गई, लेकिन जब उसने देवांश को उस हालत में देखा तो वो जल्दी से उसके पास आई। देवांश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? देवांश ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब देने से पहले वो रुकी और फिर धीरे से बोली, मैं अपनी शादी से भागकर यहाँ आई हूँ। देवांश का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उसका चेहरा गुस्से में भर गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आशिका ने दोबारा से कहा, देवांश, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही देवांश ने ये सुना, उसके शब्द जो मुंह में आ रहे थे वो वापस चले गए। वो अपने सामने खड़ी हुई लड़की को कुछ मिनट तक देखता रहा। उसके बाद उसने पूछा, क्या कहा तुमने? आशिका बोली, जो तुमने सुना, मैं सच में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं किसी और आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। अगर मैं किसी और से शादी कर लेती तो मैं वहां जिंदा नहीं रहती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने पास रखो। मुझे पता है कि जो गलती मैंने की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन उसमें हमारे बच्चे का कोई दोष नहीं है। तुम उसे सजा नहीं दे सकते। देवांश चुप हो गया, क्योंकि वो इतना शॉक था कि उसके शब्द खत्म हो गए और वो आशिका और अपने बच्चे के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, देवांश, अपनी बहन से भी कुछ कहो। देवांश ने पहले अपनी माँ को देखा, फिर उसके साथ बैठी हुई अपनी बहन को देखा। उसने पहले भी उसकी तरफ नजर घुमाई थी, लेकिन उसने कुछ अजीब महसूस नहीं किया था। लेकिन इस बार ध्यान से देखने पर उसे उसकी मांग में लाल सिंदूर और गले में मंगलसूत्र दिखाई दिया। उसकी भौहें मुड़ गईं। उसने हैरानी से कहा, समीक्षा, ये सब क्या है? समीक्षा ने अपने हाथों की मुट्ठी कसी। इससे पहले उसने कई बार खुद को जवाब देने के लिए तैयार किया था, लेकिन अपने भाई का चेहरा देखकर वो सब कुछ भूल गई। वो क्या बताएगी कि उसने शादी कर ली है, और वो भी विवान बजाज से? उसके शब्द उसके गले में ही रह गए और बोलने में वो काफी संघर्ष कर रही थी। तभी आशिका ने कहा, देवांश, भाई ने समीक्षा से शादी कर ली है। देवांश को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने आशिका की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा से उसकी बात कहने का इंतजार कर रहा था। आशिका उसका चेहरा देखकर बोली, भाई ने समीक्षा से शादी कर ली है और वो उसे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। वो कहकर गए हैं कि जब उनका मन होगा तब वो उसे यहाँ से लेकर जाएंगे। और अगर उनका मन नहीं हुआ तो वो कभी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। देवांश का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या विवान को सच पता लग चुका था? देवांश समीक्षा से सारी बात जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बहन की तरफ गर्दन घुमाई और पूछा, मुझे पूरी बात बताओ। समीक्षा बोलने से पहले थोड़ी ठिठकी और फिर बोलना शुरू किया, भाई, जब से मुझे पता चला था कि आप आशिका से प्यार करते हैं, तब से मैं आप दोनों को मिलवाना चाहती थी। क्योंकि डॉक्टर के कहा था कि आप डिप्रेशन में जा रहे थे, और मुझे लगा कि शायद आप आशिका की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि वो शादी कर रही है, इसलिए मैं वहां गई ताकि आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर सकूं। लेकिन ये कहकर वो थोड़ी चुप हुई और उसने जो भी हुआ उसके बारे में सोचा। वो बहुत डरावना था। सबसे डरावनी बात तो तब होती अगर वो शादी के बाद उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता। लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया। इस बात से वो कहीं ना कहीं आराम महसूस कर रही थी। वो उसके साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में उसके नाम का स्टैंप लग चुका था। देवांश का शांत चेहरा उसकी बात सुनते हुए गुस्से में बदलता जा रहा था। जब वो चुप हो गई तो उसने कहा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद ले सको? वो गुस्से में लग रहा था। समीक्षा बोली, भाई, मुझे आपकी चिंता थी, इसलिए मैं वहां चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां ये सब हो जाएगा। मुझे पता चला कि आशिका वहां से पहले ही भाग चुकी थी, तो मैं भी वहां से निकलने के लिए तैयार थी। लेकिन उससे पहले ही विवान बजाज ने मुझे पकड़ लिया। उसका नाम लेते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा तैर गया। विवान अंदर से जानवर था। उसने याद किया कि उसने किस तरह से उसे आग में फेंकने की धमकी दी थी। उसके बर्ताव से लग रहा था कि वो सच में ऐसा कर सकता था, जिससे वो और ज्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि उसने कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं की। इस वक्त वो उस आदमी के खौफ को अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकती थी। उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, पता नहीं उस आदमी पर क्या भूत सवार था। वो मुझे अजीब बातें कह रहा था, जैसे कि तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो। मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा। और पता नहीं क्या क्या। उसने आपकी एक वीडियो भी दिखाई जिसमें आप हॉस्पिटल के बेड पर थे, और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसने वहां मौजूद उसके घर वालों को भी धमकी दी कि अगर मेरी मदद करने कोई आगे आया तो वो मुझे जला देगा। शादी के तुरंत बाद वो मुझे यहाँ लेकर आ गया। देवांश की मुट्ठियां आपस में कस गईं। वो इतनी जोर से कसी थी कि उसके हाथ तुरंत लाल हो गए।
उस आदमी ने उसकी बहन की जिंदगी पहले तो बर्बाद कर दी थी, और अब उसने और भी बड़ा घाव दे दिया था। देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी था उसे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब जो होने वाला था वो अच्छे से जानता था, क्योंकि वो इंसान अब उन्हें जीने नहीं देगा। वहां मौजूद सब लोग जानते थे कि देवांश का इतना गुस्सा करना ठीक नहीं था। अगर उसने आपा खो दिया तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता था। वो अभी भी बीमार था। समीक्षा जल्दी से खड़ी हुई और अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई शांत हो जाए और चिंता मत कीजिए। समीक्षा की मां खड़ी होते हुए बोली, चिंता कैसे ना करें, उसने शादी कर ली और वो ये कह रहा है कि वो तुम्हें कभी लेने नहीं आएगा। समीक्षा ने अपनी मां को घूर कर देखा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां उसके भाई के सामने इस तरह से बात करें। समीक्षा ने नाराज होते हुए कहा, मां, अगर वो मुझे लेने नहीं आएगा तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी किसी आदमी की मोहताज नहीं है। इस दुनिया में कानून नाम की भी चीज है। तलाक लेने के लिए मैं कोर्ट में जाऊंगी और मैं इस शादी को नहीं मानती। आशिका उसकी बात सुनकर उसे बताना चाहती थी कि कोई भी कोर्ट उनके खिलाफ कभी भी एक्शन नहीं लेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा देगी। विवान बजाज कोई आम नाम नहीं था, लेकिन वो इस वक्त चुप रही। उसने देवांश को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन देवांश ने एकदम से उसे झटक दिया और कहा, इस सब की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम उस दिन वो सब नहीं करती तो आज ऐसा नहीं होता, और तुम्हें क्या जरूरत थी शादी से भागने की? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। उस बात का जिक्र होते ही आशिका को अपने दिल में गहरा ठंडापन महसूस हुआ। वो 2 कदम पीछे हट गई। वो जानती थी कि उसकी गलती थी, लेकिन वो पछता रही थी। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी। अब वो क्या कर सकती थी? उस वक्त वो देवांश के लिए इतनी पागल हो गई थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। समीक्षा ने जब ये देखा कि कैसे देवांश आशिका को डांट रहा है तो उसने कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? वो प्रेग्नेंट है। उनका नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का लिहाज कीजिए, और इसमें उनकी गलती नहीं है। मैं खुद वहां गई थी, इसलिए दोष मुझे दीजिए, उन्हें नहीं। बच्चे का जिक्र होते ही देवांश की नजर उसके पेट पर गई। शांत होने में उसे समय लगा, लेकिन आखिर में वो शांत हो गया। वो प्रेग्नेंट थी, इसमें उसका दोष था, उसे कंट्रोल करना चाहिए था। वो इसके लिए आशिका को दोष नहीं दे सकता। समीक्षा की मां ने कहा, हमें कल बजाज मैंशन जाना चाहिए, वहीं जाकर सारी बातें होंगी। आशिका एकदम से बोली, नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। अगर आप वहां गए तो आप सब वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। उनकी नज़र पहले से ही आप लोगों पर है। और अगर आप वहां चले जाते हैं तो फिर मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि मेरे घरवाले आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। देवांश भी जानता था कि अगर वो वहां गए तो उनके साथ कैसा सुलूक होने वाला है। वो अभी कमजोरी महसूस कर रहा था। सोफे पर बैठते हुए उसने कहा, मुझे प्यास लगी है। कुहू ने जल्दी से हरकत की और कहा, मैं लेकर आती हूँ। वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। कुहू पानी का गिलास लेकर आए और पानी खत्म करते ही देवांश ने समीक्षा से कहा, उसकी सारी निशानियां मिटा दो। तुम्हें शादीशुदा बनकर रहने की जरूरत नहीं है। और कल से अपनी जिंदगी वैसे ही शुरू करो जैसे तुम हमेशा करती हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे से तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाओगी। देवांश को लगा उसे इस वक्त गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। बजाज परिवार जरूर कुछ ऐसा करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। और बात रही आशिका की, उसकी नज़र आशिका के चेहरे पर गई, जो पछतावे की आग में अभी भी जल रही थी। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि उसके साथ रहें। उसे बजाज परिवार में काम करते हुए काफी साल हो गए थे, और वो जानता था कि आशिका ने जो किया है उससे बजाज परिवार गुस्से में है, और अगर वो वापस जाती है तो उसे बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। उसके बच्चे को मार दिया जाएगा और उसे किसी और से शादी करने के लिए फिर से मजबूर किया जाएगा। वो उसे माफ तो नहीं कर सकता था, लेकिन एक इंसान और उसके बच्चे की मां होने के नाते वो उसकी मदद करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि बजाज परिवार आशिका को यहाँ कब तक रहने देंगे। वो जानता था कि ज्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा और वो आशिका को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये सोचकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में अचानक से इतना दर्द हुआ कि वो सहन करने लायक नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और ये देखकर सब उसकी तरफ दौड़े। वहीं दूसरी तरफ विवान वापस घर पहुंच चुका था। उसने देखा तो लिविंग रूम में सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसके दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, विवान इधर आओ। अंडस्को, आखिर क्या होगा आगे? क्या विवान वापस ले जाएगा समीक्षा को? और आखिर क्या नसीहत देंगे विवान के दादाजी? क्या बजाज परिवार आशिका को माफ कर देगा या फिर वो सारे रिश्ते खत्म कर लेंगे? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिए। उफ, इतनी नफरत। विवान समीक्षा को उसके घर छोड़कर वापस लौट आया था। लिविंग रूम में बैठे हुए सब उसका ही इंतजार कर रहे, लेकिन वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसके दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, विवान इधर आओ।
अपने दादाजी की आवाज सुनकर विवान पीछे मुड़ा और चलकर अपने परिवार के पास गया। उसके तीनों दोस्त अभी भी वहीं थे। उसके दादाजी ने सख्त आवाज में पूछा, तुम उस लड़की को कहाँ छोड़कर आए हो? विवान ने एक नज़र अपने दादाजी को देखा और कहा, उसके घर वापस। उसके दादाजी ने भौहें मोड़ते हुए कहा, पहले तुम्हारी बहन ने हमें सबके सामने नीचा दिखाया और तुम भी अब वैसा ही कर रहे हो। उस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करके आखिर तुम जताना क्या चाहते थे? अगर वो उस लड़के की बहन थी भी, तो ये कौन सा तरीका है तुम्हारा उससे बदला लेने का? विवान हमेशा से अपने दादाजी के करीब रहा था। यहाँ तक कि उसके दादाजी ने उसके डैड के नाम भी प्रॉपर्टी नहीं की, सीधा विवान के नाम कर दी। विवान सिर्फ उन्हें जवाब देता था, बाकी उसे अपने घरवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज तक उसके दादाजी ने उससे इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। ये सोचकर कि उसके दादाजी किसकी वजह से उससे ऐसे बात कर रहे हैं, उसके दिल में समीक्षा के लिए और नफरत बैठ गई। वहीं उसके तीनों दोस्त अच्छे से जानते थे कि उसने इसलिए उससे शादी नहीं की थी कि वो देवांश की बहन थी, बल्कि उसके पीछे का कारण कुछ और था। विवान ने अपने दादाजी की तरफ देखा और कहा, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात करनी है। मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके दादाजी चिल्लाए, विवान, तुम। वह बस इतना ही बोल पाए थे, लेकिन विवान ने उनकी बात नहीं सुनी। उनके हाथ हवा में ही रह गए, और अचानक से उन्हें अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपना सीना पकड़ लिया। तभी विवान की दादी चिल्लाई, क्या हुआ आपको? उनकी आवाज वहां गूंज गई। विवान पीछे मुड़ा और देखा कि उसके दादाजी फर्श पर गिरे हुए हैं और सबने उन्हें घेरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उसके दादाजी बेड पर लेटे हुए थे। वह भी बेहोश थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह ज्यादा गंभीर नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि उनका खास ख्याल रखा जाए और उन्हें किसी तरह की टेंशन ना दी जाए। रात के 3 बजे के करीब विवान के दादाजी ने आंखें खोली और देखा कि उनका पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था। विवान के तीनों दोस्त जा चुके थे और वहां सिर्फ उनकी अपनी फैमिली थी। दादाजी ने जैसे ही विवान को देखा, उन्होंने नजर फेर ली। वह बोले, इस आदमी को यहां से बाहर भेजो। विवान का एटीट्यूड भी अपने दादाजी जैसा था। वह वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी दादी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आखिर यह सब हो क्या रहा है मेरे घर में? मेरी पोती भाग गई, मेरे पोते ने शादी कर ली और मेरा पति यहाँ बिस्तर पर लेटे हुए अपने पोते को बाहर निकालने के लिए क्यों ऑर्डर दे रहा है? अब यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब ऑर्डर मैं दूंगी। उन्होंने विवान की तरफ देखा और कहा, कल हम उस लड़की को उसके घर लेने जाएंगे। वह अब हमारे घर की बहू है। तुम आजकल के बच्चों के लिए बेशक ये सब खेल होता होगा, लेकिन ये जन्मों जन्मों का संबंध है। विवान जोर से हंसना चाहता था। जन्मों जन्मों का, वह उस लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। उसकी दादी अपनी जगह से उठी और विवान के पास जाते हुए बोली, विवान, क्या तुम अब अपनी दादी की बात भी नहीं सुनोगे? मैंने आज तक तुम्हें हमेशा तुम्हारी मनमर्जी करने दी, जो तुम चाहते थे वह तुम्हें दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी ने अपने बेटे के नाम प्रॉपर्टी और बिजनेस नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि तुम उनके नाम को उनके बेटे से ज्यादा आगे ले जा सकते हो। हमने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, सब कुछ दिया। क्या तुम हमारी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? विवान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। पता नहीं क्यों, वह बोल नहीं पाया। उसे चुप देखकर उसकी दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, और मैं जानती हूं कि तुम इस वक्त भी गुस्से से भरे हुए हो। लेकिन ये सब काम गुस्से में नहीं किए जाते। मैंने उस लड़की को देखा, वह कैसे कांप रही थी उस मंडप में बैठे हुए। यहाँ तक कि वह लड़की भी तुम्हारे गुस्से से घबराई हुई थी। ये गुस्सा तुम अपने घर वालों को दिखा सकते हो, लेकिन वह लड़की कोई तुम्हारी अपनी नहीं थी, जो तुमने उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, शादी करके उसे घर छोड़कर आ गए ताकि वह जलील हो सके समाज के सामने। विवान ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन वह समीक्षा से अंदर से और ज्यादा नफरत करता जा रहा था। जब से वह उसकी जिंदगी में आई थी, तब से उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके दादा दादी कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और न ही उसे किसी चीज के लिए रोकते थे, लेकिन आज उसकी वजह से उसे इतना कुछ सुनना पड़ रहा था। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। अगर वह इस वक्त उसके सामने होती, तो वह उसे मार डालता। ये देखकर कि विवान कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी माँ आगे आए और बोली, विवान बेटा, तुम्हारी दादी सही कह रही है। हमें उस लड़की को अब अपने घर की बहू मानना होगा और तुम्हें उसे अपनी पत्नी। विवान ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ चुप हो गई। उनका असली मकसद अपनी बेटी से मिलना था। अगर समीक्षा उनकी बहू बन जाती है, तो फिर यह अच्छा होगा, क्योंकि फिर वह अपनी बेटी को अच्छे से देख पाएगी और जल्दी से उसे अपने पास वापस ला पाएगी। वह उसे वहां रहने देना नहीं चाहती थी। उन्हें अभी भी ऐसा लगता था कि उसके दिमाग से प्यार का भूत उतर जाएगा, तो वह वापस आ जाएगी। विवान ने बिस्तर पर लेटे हुए अपने दादाजी को देखा, जिन्होंने आंखें खोलने के बाद सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा था। बाकी वे बिस्तर पर लेटे हुए थे, ऐसा लगा जैसे कोई बेजान शरीर बिस्तर पर है।
कुछ सेकंड सोचने के बाद विवान ने कहा, ठीक है, वो इस घर में आ सकती है। विवान की दादी ने चैन की सांस ली और कहा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। वहीं विवान की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को देख पाएगी। पता नहीं उसकी बेटी वहां कैसी होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं। अगले दिन दोपहर होने में कुछ ही समय बाकी था, जब विवान नहाकर नीचे आया। वह कुछ ही वक्त पहले उठा था और नहाने के बाद सीधा नीचे ही आया था। उसने देखा कि उसका परिवार लिविंग रूम में बैठा हुआ है और सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जिसमें आशिका और समृद्ध की शादी टूटने की बात दिखाई जा रही थी। विवान की आते आते भौहें मुड़ गई। आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि ये खबर न्यूज़ में आ गई। विवान की तरफ देखते हुए उसके पापा ने कहा, लगता है ये मित्तल परिवार ने किया है। वे इसके जरिए अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहते हैं। उन्होंने अच्छा मौका चुना है, इससे उनके स्टॉक के दाम बढ़ जाएंगे। विवान तब तक अपना फोन निकाल चुका था और उसने कुछ मैसेज टाइप करके वापस अपनी जेब में फोन रख लिया और लिविंग रूम में काउच पर बैठ गया। नौकरानी उसके लिए उसकी सुबह की कॉफी लाई। उसने कॉफी हाथ में उठाई ही थी कि न्यूज़ चैनल पर वह न्यूज़ बंद हो गई और दूसरी न्यूज़ दिखाई जाने लगी। उसके दादाजी ने दूसरा न्यूज़ चैनल लगाया, लेकिन वहां भी आशिका और समृद्ध की कोई न्यूज़ नहीं थी। एक के बाद एक चैनल देखने के बाद कहीं भी उनकी न्यूज़ नहीं थी। उसके दादाजी ने विवान की तरफ देखा, जो अपनी कॉफी पी रहा था, और कहा, ये सब तुमने किया है। विवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ गए थे कि यह उसी ने किया है। विवान की दादी ने अपने पति की तरफ देखा और कहा, ये तो तुम भी कर सकते थे। तुमने पहले ही न्यूज़ वालों को फोन करके ये सब बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा। उसके दादाजी बोले, जो सच है वह कभी छुपता नहीं। एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। हम कब तक किसी का मुंह बंद कर सकते थे। टीवी पर नहीं, लेकिन पीठ पीछे तो वह बातें करेंगे ही। तभी अचानक से विवान बोला, और हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है। विवान के दादाजी ने उसे लाचारी से देखा। वह उसके दिमाग के अलावा उसकी हर चीज को नापसंद करते थे। सबसे ज्यादा उसकी जुबान, बेशक वह उनसे कभी बदतमीजी नहीं करता था, लेकिन उसकी जुबान बहुत कड़वी थी। विवान की मां को लग रहा था कि उनका परिवार समीक्षा के बारे में भूल ही चुका है। वह आज उसे लेने जाने वाले थे। वह बोलने ही वाली थी कि विवान खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। तभी उसकी दादी ने पीछे से कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे उस लड़की को लेने के लिए। विवान के कदम रुक गए। उसने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी को लेने जाऊं। ये कहकर वो वहां से चला गया। इसका मतलब साफ था कि अगर उन्हें उस लड़की को लाना है तो लाएं, लेकिन उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। विवान की मां ने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी, क्या हम अभी जाने वाले हैं। हाँ, तैयार हो जाओ, विवान की दादी ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ देवांश की नींद भी अभी खुली थी। वह देर रात तक जो भी कल हुआ उसके बारे में सोचता रहा, इस वजह से वह देर से सोया। फ्रेश होकर जब वह बाहर आया, तो उसने देखा कि उनके छोटे से लिविंग रूम में आशिका सोफे पर बैठी हुई थी उसकी मां के साथ, और वे दोनों टीवी देख रही थीं। उसकी मां ने चैनल बदलते हुए धीरे से कहा, लगता है अब तुम्हारी न्यूज़ कहीं नहीं आ रही है। आशिका बोली, मेरे घर वालों ने ये किया है। उन्होंने सब जगह से न्यूज़ हटा दी होगी। वह दोनों भी वही न्यूज़ देख रही थी, जिसमें समृद्ध और आशिका की शादी के टूटने की बात दिखाई जा रही थी। रात को आशिका समीक्षा के पास सोई थी। अपने घर में देर से उठने के बावजूद भी वो आज सुबह जल्दी उठ गई थी, यहाँ तक कि अभी तक समीक्षा भी नहीं उठी थी। देवांश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां आशिका के साथ इतना घुलमिल कैसे गई। उसे यहाँ आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और वो उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसे सदियों से जानती हो। उन दोनों में से देवांश को किसी ने नहीं देखा था। तभी देवांश ने खांस दिया। दोनों ने उसकी तरफ देखा। बेटा देवांश, तुम उठ गए, उसकी मां ने कहा। देवांश ने कहा, मुझे एक गिलास गर्म पानी चाहिए। आशिका जल्दी से खड़ी हुई और बोली, मैं देती हूँ। वह जल्दी से किचन की तरफ भागी। देवांश की मां ने देखा कि उसका बेटा आशिका को देख रहा था। तभी उन्होंने कहा, बेटा, उसे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ है जो तुम उससे इतना उखड़े हुए रहते हो, पर वह तुम्हें सच में बहुत चाहती है। ये सब उसकी आंखों में दिखता है। इसलिए उसे अब माफ करो। और सबसे जरूरी बात, जितना जल्दी हो सके उससे शादी कर लो। क्योंकि बिना शादी किसी तरह से साथ रहना ठीक नहीं है, और जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तब तक उसके घर वालों का उसे यहाँ से ले जाने का खतरा बना रहेगा। देवांश ने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि उसे आशिका से शादी करनी चाहिए या नहीं। तब तक आशिका भी उसके लिए गर्म पानी का ग्लास लेकर आ गई। उसने उसकी तरफ ग्लास बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए। देवांश ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तो आशिका वापस से सोफे पर बैठ गई। तभी उनके घर की घंटी बजी। देवांश की मां ने दरवाजे पर खड़े हुए इंसानों को देखा तो उन लोगों को देखकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अंडरस्को, क्या होगा आगे। आखिर कौन थे वो लोग जो दरवाजे पर खड़े थे। क्या आशिका के घर वालों के मुंह पर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया।
क्या देवांश कभी आशिका को माफ कर पाएगा और क्या वह उससे शादी करेगा? और क्या देवांश समीक्षा को बजाज परिवार में भेजेगा? हमारे साथ चलो। जब समीक्षा के घर की बैल बजी और जब उसकी मां ने दरवाजा खोला तो उसने सामने 3 औरतों को खड़े हुए देखा। समझ गई कि वो यहाँ क्या करने आई थीं। वो मोहल्ले की औरतें थीं और वहां चुगली करने आई थीं। जरूर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसके बारे में वो जानना चाहती थीं। जैसे ही दरवाजा खोला, उन औरतों की नजर अंदर ही अंदर की तरफ जा रही थी। समीक्षा की मां ने दरवाजा आधा बंद कर दिया और कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? उन तीनों में से एक औरत बोली, देवांश की मां, क्या ये बात सच है कि तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली है? अब जाकर समीक्षा की मां को पता चला कि वो किस बारे में बात कर रही थी। शायद उन्होंने कल समीक्षा को बाहर से आते हुए देख लिया होगा और उसने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया हुआ था, जिससे उन्हें पता चल गया था कि उसने शादी कर ली है। अच्छी बात यह थी कि अभी उन्हें आशिका के बारे में कुछ पता नहीं चला था। समीक्षा की मां थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अब वो क्या जवाब दे? अगर वो झूठ बोलेगी तब भी सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाएगा। और अगर वो सच बताएगी तो उसकी बेटी को बदनाम किया जाएगा। आशिका, जो अंदर सोफे पर बैठी हुई थी, ने अपनी गर्दन घुमाकर देखना चाहा कि कौन है। उसने फिर देवांश को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो देखा कि देवांश अंदर जा चुका था। बाहर समीक्षा की मां जवाब देने के लिए शब्द ढूंढ रही थी कि उनमें से एक औरत ने कहा, अब क्या तुम हमें यहाँ खड़ा ही रखोगी? चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर वो जैसे ही अंदर आने लगी, समीक्षा की मां उन्हें रोकते हुए जल्दी से बोली, नहीं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है। तुम सब बाद में आना। उन औरतों का मुंह बिगड़ गया। वो तो अंदर जाकर देखना चाहती थी कि आखिर बात क्या थी। तभी उनमें से एक औरत बोली, देवांश की मां, लगता है तुम हमें सच नहीं बताना चाहती। अगर बेटी समीक्षा ने शादी कर ली है तो इसमें बुरी बात क्या है? आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन समीक्षा तो सबसे अलग थी, वो तो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? तभी वहां खड़ी दूसरी औरत बोली, सच में, जब मुझे पता चला कि समीक्षा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर वापस आई है, तो मुझे भी अजीब लगा। वो तो हमारे मोहल्ले की सबसे होनहार बेटी थी। लेकिन ये बताओ कि लड़का कौन है? तीसरी औरत बोली, हाँ हाँ, अब किसी से कुछ नहीं छुपा है। इससे पहले कि मोहल्ले वाले और बातें बनाएं, तुम हमें पहले ही बता दो ताकि हम उन सबका मुंह बंद कर सकें। वैसे तो समीक्षा की मां जानती थी कि वो तीनों उससे बातें उगलवाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि बाहर जाकर सबके पास ढिंढोरा पीट सकें। लेकिन वो एक भी शब्द कहने में झिझक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। कि जिसके साथ उनकी बेटी ने शादी की है, वो उसे छोड़कर चला गया है। पहली औरत ने समीक्षा की मां का चेहरा देख लिया था। उसे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी क्योंकि समीक्षा बचपन से सब लड़कियों से अलग थी और बहुत ही होनहार थी, लेकिन आज वो अपनी बेटी के ऊपर गर्व महसूस कर रही थी। उसने अपना मुंह खोला और कहा, वैसे हमने देखा कि वो उस लड़के के साथ वापस तो आई लेकिन गई नहीं। क्या वो अंदर है? क्या हम उसे देख सकते हैं? आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो वह लड़का उसे साथ लिए बिना ही चला गया? दूसरी औरत ने कहा, क्या वो वही लड़का था जिसके साथ उसने शादी की है? ये तो बहुत दुख की बात है कि उसे शादी करके छोड़ दिया गया है। उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकला था कि तभी उनके घर के बाहर 2 लग्जरी गाड़ियां आकर रुक गईं। वहां खड़ी उन सभी औरतों की नजर उन गाड़ियों पर गई। इतनी बड़ी गाड़ियां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थीं। वो सब चुप हो गईं और उन गाड़ियों को देखने लगीं। तभी एक गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकला और उसने जल्दी से जाकर पीछे का दरवाजा खोला। उसमें से 2 औरतें बाहर निकलीं, जिनमें से एक लगभग 80 से 85 साल की थी और दूसरी 60 से 65 साल की थी। दूसरी गाड़ी से कुछ आदमी और औरतें बाहर निकले, जिनके हाथों में बहुत सारा सामान था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। समीक्षा की मां की कमर सीधी हो गई। कहीं ये बजाज परिवार की औरतें तो नहीं? उन्होंने दरवाजे से खड़े हुए अंदर की तरफ देखा, जहां उन्हें आशिका सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी, जो टीवी देखने में मग्न थी। तब तक वो दोनों औरतें दरवाजे के पास पहुंच गईं, जिनमें से एक विवान की दादी थी और दूसरी उसकी मां। विवान की दादी ने आसपास की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन विवान की मां सब कुछ देख रही थी। उन्हें ये बहुत ही अजीब मोहल्ला लगा, जिसमें छोटे छोटे घर थे और सड़क पर बच्चे आधे कपड़े पहने खेल रहे थे। उनके पैरों में जूते तक नहीं थे। उन्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा था और उनके सामने जो घर था, वो बहुत ही छोटा था। इससे बड़े घर तो उन्होंने अपने मेंशन के पीछे नौकरों के लिए बनाए हुए थे। चलते हुए उनके दिमाग में अनगिनत बातें घूम रही थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, पता नहीं आशिका के दिमाग में कौन से पत्थर पड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता वो यहाँ ज्यादा दिन तक रह पाएगी। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से आज ही लेकर जाऊं। पता नहीं क्यों पिताजी ने मना कर दिया कि आशिका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। जब वो दरवाजे के पास पहुंच गईं, तो उन्होंने वहां खड़ी उन चारों औरतों को देखा, जिनमें से एक दरवाजे पर खड़ी थी।
मिसेज बजाज ने पहचान लिया कि शायद यही देवांश और जिसके साथ विवान ने शादी की है समीक्षा उनकी मां हो सकती थी। उन्होंने पूछा, क्या आप ही समीक्षा की मां हैं? समीक्षा की मां ने अपनी गर्दन हिला दी। उनकी नज़र पहले उन दोनों औरतों पर गई और फिर उनके पीछे खड़े लगभग 10-12 लोगों पर, जिनके हाथों में सामान भरा हुआ था। मिसेज बजाज ने घर के अंदर झांकने की कोशिश की और कहा, आपके घर में मेहमानों को बाहर ही खड़ा रखते हैं। समीक्षा की मां ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और कहा, अंदर आइए। वो दोनों औरतें अंदर चली गईं। तभी मोहल्ले की तीनों औरतें भी अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन समीक्षा की मां ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाकर सबसे पहले मिसेज बजाज की नज़र सोफे पर बैठी हुई आशिका पर गई। उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं और उनकी मुट्ठी कस गई। उनकी बेटी एक सस्ते से सोफे पर बेकार से कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी। ऐसे कपड़े तो उनके नौकर भी नहीं पहनते थे। उनका दिल भर आया। आशिका ने सोचा कि शायद देवांश की मां अंदर आ गई है। उन्हें देखने के लिए आशिका ने अपनी नजरें घुमाई, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो सोफे से खड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, मां, दादी। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, जो अंदर बैठे देवांश को भी सुनाई दी। वह जल्दी से बाहर आ गया। आशिका की मां ने अपने हाथ फैला दिए और कहा, मेरी बच्ची। आशिका उनके पास नहीं जाना चाहती थी। उसे लगा कि वो उसे लेने आई हैं। उसने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मां, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आशिका की मां के हाथ जो हवा में उठे थे, वो एकदम से नीचे हो गए। उनकी बेटी धमकी दे रही थी। क्या उसकी अकल यहाँ एक दिन रहकर ठिकाने नहीं आई थी? क्या उसे लगा था कि वो यहाँ रह पाएगी? विवान की दादी थोड़े पुराने ख्यालों की थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था जो आशिका ने किया था, पहले अपनी शादी से भाग जाना और बाद में पता लगा कि वो मां बनने वाली है। उन्होंने मिसेज बजाज को देखा और कहा, बहू, यहाँ जो काम करने आए हैं वो करो। हम यहाँ बजाज परिवार की बहू को लेने आए हैं, क्या तुम भूल गई? मिसेज बजाज ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और धीरे से गर्दन हिलाई, समझ गई। समीक्षा की मां, जो अभी ही अंदर आई थी, ने सुन लिया था कि विवान की दादी क्या कह रही थी। वो समीक्षा को लेने आए थे। उन्हें अंदर से राहत महसूस हुई क्योंकि वो इस बात को लेकर पूरी रात नहीं सोई थी। वह अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। वह जल्दी से आगे आए और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, आइए, बैठिए। अब विवान की दादी और उसकी मां सोफे पर बैठ गईं। समीक्षा की मां ने जल्दी से कहा, मैं पानी लेकर आती हूँ। मिसेज बजाज ने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं पीना है। हम यहाँ बस अपनी बहू को लेने आए हैं। उसे बुला दीजिए। देवांश काफी देर से सब सुन रहा था। वह जल्दी से आगे आया और बोला, समीक्षा कहीं नहीं जाएगी। समीक्षा की मां ने देवांश को चुप रहने का इशारा किया। वह कैसा भाई था जो अपनी बहन का घर बसे हुए नहीं देखना चाहता था? आखिर वह मना क्यों कर रहा था? तब तक समीक्षा, जो अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी, आवाजें सुनकर बाहर आ गई। वह अभी भी आधी नींद में थी। अपने साथ जो भी हुआ था, उसे सोचकर वह भी रात में ठीक से नहीं सोई थी। बाहर आकर जब उसने अपने सामने का नजारा देखा, तो उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। देवांश ने अपनी मां के इशारे को नजरअंदाज किया और कहा, आप चले जाइए यहाँ से। मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। उसकी बात सुनकर उसकी मां बोली, देवांश, तुम कैसे बातें कर रहे हो? तुम अपने कमरे में वापस जाओ। देवांश ने अपनी मां की तरफ देखा और कहा, मां, आप ये कैसे कह सकती हैं? आपको पता है, वहां समीक्षा कभी भी खुश नहीं रहेगी। वह अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि विवान की दादी बोली, तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो? हम अपनी बहू को अच्छे से रखेंगे। वो बजाज परिवार की बहू है और बजाज परिवार में कभी भी किसी भी औरत को परेशान नहीं किया जाता। समीक्षा ने जब ये सब बातें सुनी, तो उसके गुस्से से पैर अकड़ गए। वो सब उन्हें लेने आए थे। देवांश बोला, नहीं, फिर भी मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। मिसेज बजाज ने जब से देवांश का चेहरा देखा था, उनका मन कर रहा था कि वह देवांश को एक थप्पड़ मारे। इस बेवकूफ आदमी ने उनकी प्यारी सी फूल जैसी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि विवान की दादी ने इशारे से मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बहू कुछ ऐसा बोले जिससे ये लोग और ज्यादा अपना मन बदल लें। विवान की दादी की नजर अब जाकर समीक्षा पर गई, जो उनसे कुछ दूर खड़ी थी। समीक्षा को देखकर विवान की दादी खड़ी हुई और उसके पास जाकर बोली, अरे, मेरे विवान की पत्नी कितनी सुंदर है। उन्होंने फिर अपने पीछे खड़े हुए नौकर को देखा जिसने बड़ा सा थाल पकड़ा हुआ था। वो जल्दी से उनके पास आया। विवान की दादी ने समीक्षा से कहा, जल्दी से इस लहंगे को पहनकर तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। अंडस्को, क्या होगा आगे? क्या समीक्षा जाएगी बजाज परिवार में? और क्या देवांश जाने देगा समीक्षा को? आखिर क्या मोड़ लेगी किरदारों की जिंदगी? छोड़ी हुई दुल्हन। समीक्षा ने एक नज़र उस थाल को देखा, जो बजाज परिवार का नौकर लिए खड़ा था, और उसके बाद उसने विवान की दादी की तरफ देखा, जो उम्मीद लगाए उसे देख रही थी। उस आदमी ने जो भी उसके साथ किया था, उसे सोचकर उसकी मुट्ठी कस गई।
वो पहले सोचती थी कि दुनिया में कानून से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हो गई क्योंकि कानून से भी ऊपर कुछ था और वो था पैसा। उस आदमी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। अपने बदले की आग के लिए उसने ये सब किया था। उससे घटिया आदमी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। उसने फिर एक नज़र अपनी माँ को देखा, जो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसके बाद उसने अपने भाई की तरफ देखा। उसका भय ऐसा लग रहा था जैसे जानता हो कि वो नहीं जाएगी, और वहीं आशिका डरी हुई थी। वो तो कोने में दुबक कर खड़ी हुई थी। समीक्षा को पता था, उसके पास दो रास्ते थे। या तो वो उनके साथ जाने से मना कर दे और अपनी जिंदगी वापस से शुरू करे, लेकिन इससे उसे क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। जब वो कल रात विवान के साथ आई थी, तो उसे उसके मोहल्ले वालों ने देख लिया था। वो जानती थी कि अब मोहल्ले में बातें बनेंगी और उसे सब जगह बदनाम किया जाएगा। उसे अपने बेइज्जत होने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन उसके कारण जो उसकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, वो बहुत ही दर्दनाक होगा। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। बजाज परिवार उसके भाई को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जो गुस्सा उसने विवान की आंखों में देखा था, वो कोई मामूली गुस्सा नहीं था। उसका भाई अकेले उस परिवार को नहीं संभाल सकता था। उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता था। लेकिन अगर वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती, तो शायद वो कुछ बदल सकती थी। वो अपने परिवार की ढाल बन सकती थी। अगर वो उस परिवार में चली जाएगी तो हो सकता था कि वो कुछ ऐसा होने से रोक पाए, जो उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं था। अपने शब्दों को बाहर लाने से पहले उसने काफी देर तक सोचा और फिर विवान की दादी की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसके कहे ये शब्द किसी के लिए संतुष्टि, तो किसी के लिए हैरानी भरे थे। उसका फैसला हर किसी को चौंका रहा था। देवांश ने हैरानी से उसे देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम वहां नहीं जाओगी। समीक्षा ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई, जब एक लड़की की शादी हो जाती है, तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है और उसकी वहां से अर्थी ही उठती है। ये कहकर वो आगे बढ़ी और उसने वो गहने और लहंगा अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। देवांश उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी मां ने उसे रोका और बोली, देवांश बेटा, समझो बात को। ये कोई खेल नहीं है। जो हो गया, वो हो गया। अब तुम भी समझदार बनो। लेकिन देवांश इसके बिल्कुल खिलाफ था। ऐसा नहीं हो सकता था। वो अपनी बहन को उस परिवार के हवाले नहीं करेगा। अपने कमरे में जाने के बाद जब समीक्षा ने दरवाजा बंद किया, तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो सही कर रही है या गलत, लेकिन ये उसके परिवार की सुरक्षा की बात थी। लहंगा पहनने के बाद उसने कोई मेकअप नहीं किया और उसी तरह गहने पहन लिए। फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक बार भी अपने आप को शीशे में नहीं देखा और बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आए, विवान की दादी उसे देखकर खड़ी हो गई। वो खुश नजर आ रही थी। उन्होंने आकर जल्दी से समीक्षा की नजर उतारी। देवांश, जो उसके बाहर आने का कब से इंतजार कर रहा था, जल्दी से उसके पास आया और बोला, समीक्षा, अपने भाई की बात सुनो और ये जिद छोड़ दो। तुम वहां कभी खुश नहीं रहोगी। समीक्षा मुस्कुराई और बोली, भाई, आपको क्या लगता है, एक छोड़ी हुई दुल्हन के तौर पर मैं यहाँ खुश रह सकती हूँ? समीक्षा की बात सुनकर देवांश चुप हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बोला, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन वहां मत जाओ। देवांश अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो समीक्षा को रोक सके, लेकिन लाख समझाने के बाद भी समीक्षा ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसकी माँ आगे आए और बोली, बेटा देवांश, मुझे पता है कि तुम्हें समीक्षा की चिंता है, लेकिन हर लड़की को एक ना एक दिन अपने ससुराल जाना पड़ता है। बात को समझो। विवान की दादी को डर था कि कहीं समीक्षा अपना मन न बदल ले, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब। समीक्षा ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मैंने कुछ सामान पैक किया है अंदर। क्या आप ला सकती हैं? उसकी माँ ने जल्दी से सिर हिलाया और उसके कमरे में गई। वहां जाकर उसने समीक्षा का पैक किया हुआ सामान उठाया और बाहर आ गई। उसने कुछ कपड़े और किताबें रखी हुई थीं, जो उसे वहां काम आएंगी, और बाकी का सामान वो बाद में ला सकती थी। वहीं आशिका की माँ कब से उससे बात करने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। अंत में, जब वो कुछ बोलना चाहती थी, तो विवान की दादी ने उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा, बहू, चलो जल्दी। विवान की माँ अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए और फिर उनकी नज़र समीक्षा पर गई और वो मुस्कुरा दी। बेशक देवांश से वो नफरत करती थी, लेकिन समीक्षा तो नादान थी, इसलिए उनके दिल में समीक्षा के लिए कुछ नहीं था। आशिका वहीं खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसे लगा था कि उसका परिवार उसे लेने आया है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। उसने देवांश की तरफ देखा, जो गुस्से और मायूसी से वहीं खड़ा था। अब उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही शुरू हुआ था। कार में बैठने से पहले ही विवान की दादी ने उसके दादा को फोन करवा दिया था, ताकि वो विवान को ऑफिस से घर पहुंचने के लिए कहें, क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों का गृह प्रवेश एक साथ हो। जब वो वापस बजाज मैंशन पहुंचे, तो वहां विवान के अलावा सब थे।
विवान की दादी ने अपने पति की तरफ देखा और पूछा, विवान अभी तक नहीं आया? क्या आपने उसे फोन नहीं किया? विवान के दादा ने लाचारी से अपनी गर्दन हिलाई और कहा, फोन किया था, लेकिन उसने कहा कि उसकी मीटिंग है और वो शाम तक फ्री नहीं है। विवान की दादी ने आह भरी और कहा, पता नहीं मेरे पोते का क्या होगा। अब हम उसके बिना इस लड़की को कैसे अंदर लेकर आएं? उन्होंने बाहर खड़ी हुई समीक्षा की तरफ देखा। तभी उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उन्होंने अपने पति को वो सब बताया। मिस्टर बजाज भी अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुए। वहीं विवान अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। उसके पास साइन करने के लिए बहुत सारे पेपर्स थे। उसके साथ में उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था, जो साइन किए हुए पेपर्स को मैनेज करने में लगा हुआ था। अचानक उसका फोन बजा। डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए उसने अपना फोन वाइब्रेशन पर डाला हुआ था। उसने जल्दी से फोन बाहर निकाला और देखा कि विवान के दादा उसे कॉल कर रहे थे। अगर किसी और की कॉल होती तो वो आराम से काट देता, लेकिन ये विवान के दादा थे। उसने विवान की तरफ देखा और पूछा, सर, आपके दादाजी की कॉल है, क्या मैं उठा सकता हूँ? विवान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ, और अगर वो मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि मैं बिजी हूँ। जैसा कि विवान ने सोचा था, उसे लगा कि वो उसे बुलाने के लिए ही कॉल कर रहे थे। असिस्टेंट ने कुछ देर उसके दादाजी से बात की और हाँ में हाँ मिलाई। फोन रखने के बाद असिस्टेंट बोला, सर, वो 4 कंपनियों के पेपर्स मांग रहे हैं जो हमने पिछले साल ही शुरू की थी। विवान के हाथ साइन करते हुए रुक गए और उसने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट आगे बोला, वो उन कंपनियों को अपनी बहू के नाम करना चाहते हैं। विवान की आंखें छोटी हो गईं। उसे याद आया कि जब उसने ये कंपनियां शुरू की थी, तो उसने उन्हें अपने नाम न करके अपने दादाजी के नाम किया था। वो पहले ही सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी उसके नाम कर चुके थे और उनके पास कुछ घर और वो 4 कंपनीज थी जो उसने ही उनके नाम की थी। वो कंपनीज सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनीज में से एक थी और अब वो उन्हें उस चालबाज लड़की के नाम करना चाहते थे। विवान की मुट्ठी कस गई। वो लड़की आते ही उसकी चीजों पर कब्जा करना शुरू कर चुकी थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और असिस्टेंट से बोला, बाकी पेपर्स मैं बाद में साइन करूंगा और दादाजी को पेपर्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही वहां जा रहा हूं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। समीक्षा को लगभग 1 घंटा हो गया था वहां खड़े हुए। उसे बताया गया था कि जब तक विवान वहां नहीं आएगा, तब तक वो अंदर नहीं आ सकती। ये सब आखिर क्या था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या उस इंसान का उसके साथ अंदर आना जरूरी है? और वैसे भी, वो उसे अपना पति नहीं मानती। उसे इतना झंझट उठाने की क्या जरूरत है? लेकिन तभी, उसके पास कोई आकर खड़ा हो गया। उसने साइड में अपनी नजर उठाकर देखा और उसे सूरज की किरणों के बीच से एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे के भाव बहुत ही सुंदर थे, मानो उसे भगवान ने खुद बनाया हो। वो एक दबंग नेता की तरह गरिमापूर्ण शान दिखा रहा था, जिससे कोई भी उसकी पूजा करने के लिए मजबूर हो जाता था। अंदर विवान की माँ थाली तैयार कर रही थी और उसकी दादी वहीं पर खड़ी हुई थी। विवान की माँ ने थाली में फूल रखते हुए कहा, मम्मी जी, आपको सच में लगता है विवान यहाँ आएगा? बेचारी उस लड़की को विवान की वजह से सफर करना पड़ रहा है। तभी विवान की दादी बोली, चिंता मत करो, वो जरूर आएगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चाल चली है कि वो खुद को आने से रोक नहीं पाएगा। अगर वो इस लड़की से नफरत करता है, तो वो कभी भी अपनी मेहनत की चीज उसके नाम नहीं होने देगा। तभी एक नौकरानी जल्दी से बाहर से भागते हुए आई, मैडम, छोटे सर आ गए हैं, लेकिन वो अंदर आने की जिद कर रहे हैं। बड़े सर ने अभी के लिए तो उन्हें वहां रोका हुआ है, लेकिन पता नहीं वो कब तक वहां रुकेंगे। बड़े सर जल्दी से आपको पूजा की थाली लेकर बुला रहे हैं। विवान की मां ने विवान की दादी की तरफ देखा, तो विवान की दादी मुस्कुरा दी और बाहर की तरफ चली गईं। विवान की मां ने भी जल्दी से पूजा की थाली उठाई और खुश होकर वो भी बाहर आ गईं। बाहर आकर, जैसा उन्होंने सोचा था, विवान अपने दादाजी के साथ बहस कर रहा था। दादाजी, आपने बुलाया और मैं यहाँ आ गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की के साथ अंदर आऊं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। विवान के दादा ने गुस्से में उसे देखा और कहा, ये रस्म है, इसलिए तुम्हें बुलाया है ताकि तुम बहू के साथ गृह प्रवेश कर सको। सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। और वैसे भी, हमें तुम्हारा ये खड़ूस चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए चुप होकर वहां खड़े रहो। तब तक विवान की माँ पूजा की थाली लेकर आ चुकी थी। उन्होंने प्यार से उन दोनों की जल्दी से आरती उतारी और सबसे पहले विवान को टीका लगाया और उसके बाद समीक्षा को। उसने टीका लगाते हुए लगभग समीक्षा के गाल को सहलाया और कहा, वेलकम टू होम मेरी बच्ची। जिससे समीक्षा को अच्छा लगा और वो मुस्कुरा दी। विवान ने एक नज़र भी समीक्षा को नहीं देखा और अंदर आ गया। अंडस्को, क्या होगा आगे? क्या समीक्षा रह पाएगी बजाज परिवार में? और क्या होगा जब विवान देखेगा उसे अपने घर? शादी के बाद पहली रात। विवान के पीछे पीछे समीक्षा भी अंदर आ गई। विवान ने अंदर आते ही कहा, आप इस लड़की को यहाँ लेकर तो आ गए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं किसी भी कीमत पर इस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। फिर से उसका बोलना शुरू हो गया था।
उसके दादाजी आराम से लिविंग रूम में काउच पर बैठ गए। उसकी माँ वहीं समीक्षा के पास खड़ी हुई थी और उसके पापा कुछ ही देर पहले किसी जरूरी काम से अमेरिका गए थे। वो सीधा अपने कमरे में गया और वहां से कुछ जरूरी फाइल्स लेकर नीचे आ गया। जाने से पहले वो फिर से लिविंग रूम में बैठे अपने दादा दादी की तरफ घुमा और कहा, आगे से मुझे इसके लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। उसके गुस्से भरे शब्दों को सुनकर किसी ने भी उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसके जाने के बाद उसकी दादी ने समीक्षा की तरफ देखा और कहा, नौकरानी तुम्हारा सामान विवान के कमरे में छोड़ देगी। तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम बाकी की रस्में शुरू करेंगे। समीक्षा ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये वही हवेली थी जहां उसने उस वक्त अपनी सबसे बुरी रात बिताई थी, लेकिन अब ये हवेली उस वक्त से अलग लग रही थी, क्योंकि यहाँ शादी का माहौल था और हवेली को बहुत अच्छे से सजाया गया था। सजावट को अभी तक उतारा नहीं गया था। वो जुनून में यहाँ तो आ गई, लेकिन उसके सामने उसका अतीत आकर खड़ा हो गया था। वो सुबह उठकर मेडिटेशन करती थी, जिससे उसका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसे कुछ ही पल लगे अपने ख्यालों को दिमाग से निकालने में, लेकिन जिसे वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी, वो था विवान। वो उस राक्षस का सामना कैसे करेगी? वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी और सबसे बड़ी बात यह कि क्या उसे उसके साथ एक कमरे में रहना होगा? हरगिज नहीं, वो पागल हो जाएगी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी कि तभी विवान की दादी ने नौकरानी की तरफ इशारा किया और वो जल्दी से समीक्षा का सामान पकड़ने के लिए वहां आ गई। उसने समीक्षा से बड़े आदर से कहा, आइए छोटी मैडम। छोटी मैडम सुनकर समीक्षा थोड़ी देर के लिए चौंकी और फिर बिना कुछ कहे नौकरानी के पीछे चल दी। नौकरानी ने उसे विवान के कमरे के दरवाजे तक छोड़ा और फिर जाने से पहले कहा, अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप मुझे बुला सकती हैं। ठीक है, समीक्षा ने जवाब में कहा और वो विवान के कमरे के अंदर आ गई। कमरे के पर्दे लगे हुए थे और कमरा बहुत ही शांत था। यह एहसास जाना पहचाना लग रहा था। उसका कमरा उनके पूरे घर जितना बड़ा था। समीक्षा पूरे कमरे में घूमी। उसमें अलग से ड्रेसिंग रूम, स्टडी रूम, बाथरूम और उसकी जरूरी चीजों को रखने के लिए एक दो और कमरे थे। समीक्षा फिर खिड़की के पास गई और उसने वहां के पर्दों को खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने पर्दों को खोला, वो एकदम से पीछे हटकर बेड पर गिर गई। ये वही नजारा था जो उसने उस वक्त देखा था, बिल्कुल वही। उसने धीरे से कहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आनी शुरू हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, क्या ये विवान था जिसने उस दिन उसकी मासूमियत छीन ली थी? उसका चेहरा काला पड़ गया। वो उसे मार देगी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। क्या ये हो सकता था कि वो इंसान कोई और हो? उसने अपना सर पकड़ लिया और कितनी देर तक वो वहां ऐसे ही बैठी रही, उसे खुद भी पता नहीं चला। तब जाकर वो अपनी सोच से बाहर निकाली जब एक नौकरानी उसे दिन का खाना खाने के लिए बुलाने आई। उसने मना करना चाहा क्योंकि उसे भूख नहीं थी, लेकिन उसने कुछ सोचकर नीचे जाने का फैसला किया। जब वो नीचे गई, तो डाइनिंग टेबल पर पहले से ही विवान के दादा दादी और माँ बैठे हुए थे। कुछ नौकर खाना सर्व कर रहे थे। समीक्षा शादी के बाद की जिंदगी के बारे में इतना तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने टीवी में देखा था कि शादी के बाद लड़की सभी घरवालों के लिए खाना बनाती है। उसने खाना तो नहीं बनाया, लेकिन वहां पर वो मदद कर सकती थी। उसने दाल का बाउल उठाया और जैसे ही वो घरवालों को इसके लिए पूछने वाली थी, विवान की मां ने कहा, अरे ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुएं ये सब नहीं करती। आओ मेरे पास बैठो और लंच करो। समीक्षा ने भी इस बारे में बहस नहीं की और अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है। विवान की मां बेशक देवांश से नफरत करती थी क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही थी जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन इस वजह से वो समीक्षा से नफरत नहीं कर सकती थी। जब भी वो समीक्षा को देखती थी तो उन्हें आशिका की याद आती थी और उसकी लिखी हुई चिट्ठी, जिसमें उसने कहा था कि उसने कैसे समीक्षा को विवान के कमरे में भेजा था। वो अंदर ही अंदर गिल्टी महसूस कर रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अपनी बेटी की इस करतूत के बारे में सबको बताएं। पहले भी उनकी बेटी से सभी नफरत करने लगे थे। वो नहीं चाहती थी कि और भी ज्यादा वो लोग उसकी बेटी से नफरत करें। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लग रहा था कि अगर वो ऐसे ही शांत बैठी रही, तो वो रो पड़ेगी। उन्होंने जल्दी से पनीर की सब्जी उठाई और समीक्षा की प्लेट में डालते हुए कहा, ये खाओ, इसमें प्रोटीन है। उसके बाद उन्होंने समीक्षा की थाली में 2 रोटियां रखीं। दाल का बाउल उन्होंने उसकी तरफ बढ़ाया और कुछ हरी सब्जियां और उसका ग्लास जूस से भर दिया। समीक्षा के अंदर एकदम से गर्माहट का एहसास हुआ। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपने होंठ भींच लिए और उस गर्माहट से उसका दिल भर आया। देखने से वो शांत लग रही थी, लेकिन उनके बोलने में वो अपनी माँ की चिंता को महसूस कर सकती थी। लंच खत्म करके सभी उठ ही रहे थे कि एक लेडीज वहां आई। विवान की माँ ने समीक्षा की तरफ देखा और कहा, समीक्षा इधर आओ। ये एक डिजाइनर है, इसे अपनी पसंद बता दो। ये तुम्हारे लिए वैसे ही कपड़े बना देगी और कुछ कपड़े आज शाम तक तुम्हारे लिए भिजवा भी देगी।
समीक्षा बोलने वाली थी कि उसके पास पहले से ही कपड़े हैं, लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस खींच लिया और वैसा ही किया जैसा विवान की मां ने उसे करने के लिए कहा था। शाम हो गई थी और धीरे धीरे हाई सोसाइटी में विवान की शादी की बात फैल गई थी। ये काम विवान के दादाजी का ही किया धरा था। वो चाहते थे कि धीरे धीरे सबको पता लग जाए कि विवान की शादी हो गई है, लेकिन उन्होंने मीडिया से ये बात दूर रखी थी। इसलिए कुछ ही लोगों को पता था कि विवान की शादी हो गई है, फिर भी शाम तक उन्हें बहुत सारे कॉल्स आ गए थे। कई कॉल्स विवान को भी आई, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि उसने पार्थ की कॉल भी नहीं उठाई। पार्थ ने फिर उसे मैसेज किया, हम शाम को ड्रिंक करने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहते हो? विवान मना नहीं करना चाहता था, लेकिन अचानक से उसके सामने समीक्षा का चेहरा घूम गया। वो लड़की उसी के घर पर थी और वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। इसलिए कुछ सोचकर उसने जवाब दिया, ठीक है। रात के समय वो चारों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और विवान के अलावा वो तीनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। विवान चुप था। उसने 2 बोतल वाइन खत्म कर दी थी और उसे होश नहीं था कि वो कितना पीता जा रहा था। रूद ने आखिर में उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? इस बार विवान ने अपनी नजरें उठाईं और धीरे से कहा, दादा दादी उस लड़की को घर पर लेकर आ गए हैं। उसका इतना ही कहना था कि वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। पार्थ ने हैरानी से कहा, क्या? विवान बोला, लेकिन मैं उसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जब भी वो लड़की मेरे सामने आती है, मेरा मन उसे जान से मारने का करता है। रूद की पकड़ गिलास पर थोड़ी मजबूत हो गई। वो विवान को सच बताना चाहता था, लेकिन उसने वादा किया हुआ था। उसके शब्द गले तक आए, लेकिन उसने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने कहा, विवान, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है जिस तरह से तुम साजिश के शिकार हुए हो, वो भी उसी तरह से हुई हो। जरूरी नहीं कि उसकी इसके पीछे कोई चाल चली हो। अमन ने भी दूसरे पहलू पर विचार करते हुए कहा, हाँ, ये भी हो सकता है। तुम्हें आमने सामने बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। आमने सामने बात? विवान इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उसका फोन बजा। उसने फोन निकाला और देखा कि उसे उसकी दादी कॉल कर रही थी। बिना कुछ किए उसने फोन वापस अपनी जेब में डाल दिया और तीसरी शराब की बोतल खोली। उसके बाद उसका फोन लगातार बजता रहा, लेकिन उसने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ विवान की दादी ने लाचार होकर समीक्षा की तरफ देखा, जो वहां मंदिर के सामने पूजा करने के लिए तैयार हो रही थी। वो बोली, वो फोन नहीं उठा रहा है, उसे आने दो आज घर। समीक्षा तुरंत बोली, कोई बात नहीं दादी, अभी के लिए मैं ही पूजा कर लेती हूँ। दादी ने कहा, अब तुम्हें अकेले ही ये सब रस्में करनी होंगी क्योंकि ये शादी के अगले दिन ही होती हैं। हम इसमें देरी नहीं कर सकते। वही, कितने ही घंटे बीत गए विवान को पीते हुए। उसकी अल्कोहल कंजप्शन अच्छी थी, लेकिन इस बार उसने हद कर दी थी। रूद ने देखा कि वह फिर से एक बोतल खोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसने जल्दी से उसे रोक दिया, नहीं विवान, बहुत हो गया। विवान ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा, तभी अमन बोला, विवान, अब बंद करो। आज तुम्हारी शादी के बाद पहली रात है। अगर तुम इतना पियोगे, तो कुछ करने लायक नहीं बचोगे। उसने यह मजाक किया था, लेकिन विवान की आंखों के सामने समीक्षा का चेहरा आ गया। उसके चेहरे पर आज जिस तरह का अभिमान था, उसे ऐसा लगा कि जैसे वह उसका मजाक बना रही थी, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना ही वह उसे घर में थी। वो एकदम से वह खड़ा हो गया। पार्थ ने कहा, विवान, क्या तुम जा रहे हो? अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने पी ही ना हो। बिल्कुल शांत, और उसके चेहरे पर वही ठंडा भाव थे। किसी का जवाब दिए बिना ही वह प्राइवेट कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आते ही ड्राइवर ने जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोला और जब वह घर पहुंचा, तो अपने कदम धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर सोफे पर लेटी हुई लड़की एकदम से जाग गई। उसने डर के कारण लाइट भी बंद नहीं की थी, जिस कारण वह उस आदमी को देख सकती थी, जिसने अभी अभी दरवाजा खोला था। उसके आते ही कमरे के चारों तरफ शराब की गंध फैल गई थी। विवान कमरे के अंदर आ गया और उसने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उसने ऊपर से नीचे तक समीक्षा को देखा। समीक्षा डर के कारण खड़ी हो गई थी। उसने फ्लैमिंगो कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था, जो आज ही वह फैशन डिजाइनर उसे देकर गई थी। वह इसे पहनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद उसे यह बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगा, इसलिए उसने पहन लिया। उसे देखकर विवान की आंखों में गर्माहट छा गई और उसने धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। तुम्हें क्या हो गया है? समीक्षा के शब्द उसके मुंह से बाहर निकले। पीछे हटने की कोशिश में वह वापस से सोफे पर गिर गई। और जैसे ही विवान नीचे झुका, तेज गंध आने के कारण समीक्षा ने अपनी नाक बंद कर ली। वह सोफे पर पीछे हटने लगी। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। क्या वह आदमी उसका रेप करने वाला था? चाहे वह जितनी भी ताकतवर हो, लेकिन एक आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अचानक से उसे सेल्फ डिफेंस में सीखी हुई ट्रिक याद आ गई। उसने अपनी टांग उसके टांगों के बीच मारने के लिए उठाई ही थी कि एकदम से विवान ने उसकी टांग पकड़ ली और वह और ज्यादा उसके नजदीक आ गया।
पूरी तरह से ड्रंक होने के बाद भी वह अपने होश संभाले हुए था। जैसे ही उसने समीक्षा की टांग पकड़ी, उसके अंदर सोया हुआ जानवर जागने लगा था। नहीं, प्लीज प्लीज, दूर हटो, समीक्षा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा। विवान धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, क्या तुमने यहाँ आने से पहले नहीं सोचा था कि एक पत्नी को अपने पति को भी खुश करना होता है? सो लेट्स गेट स्टार्ट बेबी। विवान की नज़र फिर उसकी गोरी गर्दन पर गई। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन की तरफ झुका लिया। ये खुशबू वही थी जो उसने उस दिन महसूस की थी। बेशक वह उसका चेहरा भूल गया था, लेकिन ये खुशबू उसके रोम रोम में समाई हुई थी। जैसे ही उसके होठों ने समीक्षा की स्किन को टच किया, उसके अंदर एक तूफान सा उठ गया जिसे रोकना अब मुश्किल लग रहा था। समीक्षा अंदर तक कांप गई। उसने जल्दी से उसे रोकने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसका सिर पकड़ लिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। विवान को महसूस हुआ कि जिस हाथ से उसने उसकी टांग पकड़ी हुई थी, वह टांग भी पूरी तरह से कांप रही थी। उसने उसकी टांग छोड़ दी और अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उसके चेहरे को देखा। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में डर था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। विवान ने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उसके नाखून उसके हाथ के अंदर तक चले गए और उसमें से खून आना शुरू हो गया। वह उसके ऊपर से उठ गया और समीक्षा को कमरे के बाहर जोरों से धक्का दे दिया। अंडस्को, क्या होगा आगे? क्या विवान छोड़ देगा समीक्षा को, या फिर होगी नई जंग की शुरुआत? क्या समीक्षा को पता लग पाएगी उस रात की सच्चाई, और क्या होगा अब विवान का अगला कदम? उफ़, ये नफरत! विवान ने दरवाजा उसके चेहरे पर गुस्से में बंद कर दिया और बौखलाया हुआ बाथरूम में चला गया। समीक्षा का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी नज़र बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी। समीक्षा ने मन ही मन कहा, समीक्षा, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरे घर में अंधेरा था। शायद सब लोग सो गए थे। वो नीचे लिविंग रूम में आ गई और सोफे पर बैठ गई। इतनी रात में वो जाती भी कहाँ? वो पूरी रात वहां बैठी अपने बारे में सोचती रही। आखिर में जब बाहर अंधेरा हटना शुरू हो गया, तो उसकी आंखें भारी हो गईं और जब अंधेरा छंटने को हुआ तो वो जल्दी से ऊपर कमरे में आ गई। उसने दरवाजा खोला तो खुल गया, शायद अंदर से लॉक नहीं था। उसने देखा विवान बेड पर सोया हुआ। वो भी जाकर सोफे पर सिकुड़ कर बैठ गई। वो पूरी रात नहीं सोई थी, इसलिए उसकी आंखें भारी हो गईं और धीरे धीरे करके उसने बंद कर लीं और गहरी नींद में चली गई। विवान के कमरे में सुबह सुबह पंछियों की चहचहाहट सुनकर उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने सबसे पहले अपना सिर पकड़ा जो बहुत ज्यादा दुख रहा था। उसके बाद वो खड़ा हो गया और उसकी नज़र सोफे पर लेटी हुई समीक्षा पर गई, जो सिकुड़कर आराम से सोई हुई थी। वो मन ही मन बोला, ये लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही है? इसे तो मैंने बाहर निकाल दिया था। वो उसके बाद काफी देर तक उसे घूरता रहा और उसके अंदर तक झांकने की कोशिश की। फिर उसने मन ही मन कहा, आखिर क्या मकसद हो सकता है इस लड़की का यहाँ आने का? जरूर ये इस बार भी किसी मकसद से यहाँ आई है, लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेगी। चेंजिंग रूम में जाकर उसने जल्दी से कपड़े बदले और हवेली में ही मौजूद अपने जिम में गया। पसीने से लथपथ वो बाहर आया, तो उसने नोटिस किया कि वो अभी तक नहीं उठी थी। बाथरूम में नहाने के बाद और चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के बाद उसने अपने बाल सुखाए और तैयार होकर जब बाहर आया, तब देखा वो अब तक सो रही थी। विवान ने कड़वाहट में कहा, कितना सोती है? वो जल्दी से फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। जब वो नीचे आया, तो उसके सब घर वाले उठ चुके थे और डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे। विवान को नीचे आते हुए देखकर सपना ने उसके पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। विवान अपने घर वालों के पास नहीं गया और न ही उसका ब्रेकफास्ट करने का कोई इरादा था। उसे बाहर की तरफ जाते हुए देखकर विवान की मां ने आवाज दी, विवान बेटा, ब्रेकफास्ट तैयार है। विवान के कदम रुक गए और उसने अपनी मां की तरफ मुड़कर कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और बिना अपने घर वालों की तरफ देखे इस बार उसने कहा, मेरे रूम में तो आपने मेरी मर्जी के बिना उसे आने दिया, लेकिन वो मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनेगी और बहुत ही जल्द मैं उसे इस घर से बाहर निकालने वाला हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। विवान की मां ने आह भरी और अपने सास ससुर की तरफ देखा। नाश्ता करते हुए एक बार भी उन दोनों ने भी विवान की तरफ नहीं देखा था। उसकी मां को हैरानी हुई कि आखिर वो दोनों उसके बच्चे की तकलीफ क्यों नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए समीक्षा को वहां ला तो लिया, लेकिन वो भूल गई थी कि उनका एक बेटा भी है। प्रेरणा ने अपने सास ससुर की तरफ देखा और कहा, मम्मी जी, पापा जी, आपको क्या लगता है? क्या उस लड़की और विवान में कभी कुछ बनेगा? अगर ऐसा ही रहा, तो ये उन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। आज वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। अगर ऐसा ही रहा, तो फिर हमारा परिवार भी बिखर जाएगा। विवान की दादी ने अपनी बहू की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं होगा। इन बूढ़ी आंखों को बहुत तजुर्बा है। वो लड़की जरूर ही उसे बदल देगी। वो बिल्कुल पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर कोई चालाकी और किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं है। विवान को जब उसका ये रूप दिखेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो।
विवान की मां ने कुछ नहीं कहा और आंखें नीचे करके अपना नाश्ता करने लगी। दोपहर के समय विवान अपने ऑफिस में बैठा था कि उसका असिस्टेंट हड़बड़ाहट में उसके पास आया। सर, लंदन की फैक्ट्री में कुछ दिक्कत हो गई है। ये कहकर उसने अपना आईपैड उसकी तरफ बढ़ा दिया। विवान ने वीडियो को देखा और फिर अपने असिस्टेंट की तरफ बिना देखे कहा, मेरे लंदन जाने की तैयारी करो। असिस्टेंट ने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है सर। जाने से पहले विवान अपना कुछ जरूरी सामान लेने हवेली गया। रास्ते में किसी से नहीं टकराया, जिससे उसे अपने कमरे में जाने में आसानी हो गई, क्योंकि वो अभी किसी भी इंसान के सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नज़र उस लड़की पर चली गई, जो अभी तक सो रही थी। विवान ने मन ही मन कहा, कुंभकर्ण के परिवार से है। उसके बाद उसने अपना सामान लिया और वहां से निकल गया। लगभग 3 बजे समीक्षा की नींद खुली। अंगड़ाई लेते हुए उसने जम्हाई ली और अपनी आंखें खोलीं। कमरे में नजर दौड़ाते हुए वो तुरंत बैठ गई और उसकी नजर सबसे पहले बेड पर गई। वो वहां नहीं था, इसका मतलब वो बाथरूम में हो सकता है। ये सोचते हुए वो सोफे से खड़ी हो गई। तभी अचानक से उसका फोन बजा और उसने फोन उठाकर उसमें कॉल करने वाले का नाम देखा। उसी वक्त उसकी नजर टाइम पर चली गई। वो चिल्लाई, 3 बजे बज गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जल्दी से कॉल उठाई। कॉल उसकी माँ की थी। बेटा समीक्षा, तुम ठीक हो ना? क्यों नहीं उठा रही? मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ। क्या तुम बिजी थी? समीक्षा ने अपने होंठ काट लिए। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, मम्मी, मैं अभी सोकर उठी हूँ और मैं भी नहाने जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर उसने अपना फोन काट दिया और जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। वहां उसकी माँ अपने फोन हाथ में लिए सोच रही थी कि उसकी बेटी ने क्या कहा है, क्या वो अभी सोकर उठी है। सामने बैठी आशिका की तरफ देखते हुए उसकी माँ बोली, वो अभी 3 बजे सोकर उठी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ तो वो 11 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन वहां तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लड़की का मैं क्या करूं? आशिका के चेहरे पर हंसी आ गई। वो बोली, और कोई बात नहीं आंटी जी। मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं जो उसे देर से उठने पर बुरा भला बोलेंगे। मैं भी अक्सर लेट उठती थी। समीक्षा की माँ बोली, लेकिन तुम इस घर की बेटी थी और वह इस घर की बहू है। उसकी कुछ जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगा था कि उसकी शादी इतनी कम उम्र में हो जाएगी, नहीं तो मैं उसे पहले ही सब कुछ सिखा देती। अब मुझे उसे कुछ सिखाने का समय नहीं मिला है, क्या होगा? आशिका ने उन्हें समझाते हुए कहा, सब कुछ ठीक होगा आंटी। आप चिंता मत कीजिए। आशिका की नज़र बीच बीच में देवांश के कमरे की तरफ जा रही थी। समीक्षा के जाने के बाद उसने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं था, बात करनी तो दूर की बात है। समीक्षा की मां ने आशिका की नज़रों को देख लिया था। अपने सामने कटे हुए फ्रूट्स को देखकर उन्होंने कहा, आशिका बेटा, ये देवांश को लेकर आओ। आशिका जल्दी से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है आंटी। वह जल्दी से देवांश के कमरे की तरफ बढ़ गई। देवांश इस वक्त कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने किसी के कमरे में आने की आहट सुनी तो बिना देखे बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, आप प्लीज मुझे परेशान करना बंद कीजिए। तभी उसे आशिका की आवाज सुनाई दी, देवांश। उसकी आवाज सुनकर वह पीछे मुड़ा और सर्द नजरों से उसे देखा। आशिका टेबल पर फ्रूट्स की प्लेट रखकर उसके पास आए और बोली, देवांश, क्या तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया? देवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है आशिका, मैं तुम्हें यहाँ क्यों रहने दिया? आशिका चुप रही। उसे नहीं पता था कि देवांश ने उसे यहाँ क्यों रहने दिया। उसे लगा था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही लग रही थी। देवांश ने आगे कहा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तुमने जो गलती की थी वह माफी लायक नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम प्रेग्नेंट हुई इसमें तुमसे ज्यादा मेरी गलती थी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था और मैं ये गलती मानता हूँ। लेकिन मत भूलो, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन नर्क में है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ तुम्हारे घर वाले कैसा बर्ताव करेंगे और वह भी क्या वह उसे मोहलत जीने देगा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम मेरे लिए मर जाओगी। आशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी इतनी कड़वी आवाज सुनकर उसे लगा था कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये तो दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। आशिका की सिसकियों को सुनकर देवांश ने उसके हाथ हल्के से हिलाए और उसने थोड़े कठोर आवाज में कहा, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। आशिका उसकी बाजू पकड़ना चाहती थी, लेकिन देवांश ने उसका हाथ झटक दिया, तो आशिका पीछे हट गई और वहां से चली गई। उसका रोना रुक नहीं रहा था और वह सीधा दूसरे कमरे में चली गई। समीक्षा की मां टीवी देखने में मगन थी, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं लगा। वहीं समीक्षा जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि घरवालों का सामना कैसे किया जाए। जैसे ही वह नीचे आए, उसकी नज़र सबसे पहले वहां की दादी पर पड़ी। वह जल्दी से उनके पास गई और उनके पैर छूते हुए बोली, दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में जल्दी उठना चाहती थी, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली।
उसकी बात सुनकर उसकी दादी मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, सबसे पहले जाकर कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। समीक्षा ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसकी दादी बोली, बहू यहाँ नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से बाहर गई है। और तुम्हारे दादाजी पीछे वाले गार्डन में फूलों को देख रहे हैं। मैं भी वहीं जा रही हूँ। जब तुम्हारा खाना हो जाए तो तुम भी वहीं आ जाना। समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी। जल्दी से खाना खाकर वो पीछे वाले गार्डन में चली गई, जहां विवान के दादा दादी थे। बरसात का मौसम शुरू हो गया था, इस वजह से नए नए पौधे गार्डन में लगाए जा रहे थे। समीक्षा पौधों को देखकर खुश हो गई। गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर किसी भी इंसान का मन खुश हो जाएगा। गार्डन बहुत बड़ा था। अचानक से समीक्षा के दिमाग में कुछ आया और उसने विवान के दादा दादी की तरफ देखकर कहा, दादा दादी, क्या हम ये सब्जियां नहीं लगा सकते? मेरा मतलब है, इतना बड़ा गार्डन है तो हमें सब्जियां लगानी चाहिए ना, ताकि हमें ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां मिलें। समीक्षा का हमेशा से मन था कि जब उसका अपना बड़ा घर होगा और उसके सामने बड़ा सा गार्डन होगा, तो वो खुद सब्जियां उगाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो सामान मार्केट में आता है, वो अच्छा नहीं होता। विवान के दादा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में सब्जियां लगानी है? समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, क्या मैं लगा सकती हूँ? विवान की दादी मुस्कुराए और बोली, हाँ, क्यों नहीं? ये पीछे वाला हिस्सा तुम्हारा है। वैसे तो तुम्हारे दादाजी यहाँ भी फूल लगाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब तुम यहाँ सब्जियां लगा सकती हो। जो तुम्हारा मन करे, माली तुम्हारी मदद कर देंगे। समीक्षा खुश हो गई और उसने ताली बजाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं कल अपने मनपसंद सब्जियों के बीज लेकर आऊंगी। उसे खुश देखकर दोनों बूढ़े कपल्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अचानक से समीक्षा के दिमाग में अपने कॉलेज वाली बात याद आ गई। उसने उनकी तरफ देखा और कहा, दादाजी, दादी जी, क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? मेरा मतलब है, मैं अभी कॉलेज में हूँ ना, और मुझे कॉलेज पूरा करना जरूरी है। विवान की दादी मुस्कुराए और बोली, हाँ, क्यों नहीं? हमें भी पता है कि तुम अभी छोटी हो और तुम्हारा कॉलेज पूरा नहीं हुआ है। इसलिए तुम कॉलेज जाओगी और तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। समीक्षा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत खुश थी। दादा दादी के साथ गार्डनिंग पर बातें करते हुए कब शाम हो गई, पता ही नहीं चला। अब जाकर समीक्षा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट देखी गई थी। अचानक से विवान के दादा का फोन बजा और फोन सुनने के बाद उनके चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर हो गए। फोन काटने के बाद उन्होंने विवान की दादी की तरफ देखा और कहा, विवान लंदन चला गया, वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। विवान की दादी ने हैरानी से कहा, क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? विवान के दादा ने कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि उसने खुद मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। और अगर वो जा ही रहा था, तो बहू को भी अपने साथ ले जाता। उन्होंने फिर समीक्षा के चेहरे की तरफ देखा। समीक्षा जो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, उसका चेहरा बाहर से मासूम और दुखी लग रहा था। विवान के दादा का दिल भर आया। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, तुम उसकी हरकत का बुरा मत मानो। जब वो वापस आएगा, तो मैं उसे अच्छे से डांट लगाऊंगा। रात के समय समीक्षा विवान के बेड पर लेटी हुई थी। बेडशीट बदल दी गई थी, जिससे उसमें से विवान की कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो आराम से चैन की सांस ले सकती थी। उसके नाम लेते हुए इधर उधर करवटें बदलते हुए उसने कहा, काश वो इंसान वहीं मर जाए और कभी वापस ना आए। इतने में उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया और जैसे ही उसने फोन स्वाइप करके नोटिफिकेशन को पढ़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अंडरस्को, आखिर कैसा नोटिफिकेशन था जिसे देखकर समीक्षा हैरान रह गई? और क्या विवान उसे कभी अपनी पत्नी मानेगा? और क्या दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी या फिर होगी नफरत की और तकरार? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिए। विवान की मौत। जैसे ही समीक्षा ने अपने फोन पर वो आर्टिकल खोला और उसकी हेडलाइन पढ़ी, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने धीरे से फिर से वो टाइटल दोहराया, बजाज परिवार के लंदन वाले हेडक्वार्टर में लगी आग और अंदर फंसा विवान बजाज। समीक्षा का जबड़ा कस गया। उसने मन ही मन कहा, अरे, इतनी जल्दी मर गया। भगवान, क्या ये मेरी काली जुबान की वजह से हुआ है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी काली जुबान नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था और आग तो बहुत पहले ही लग गई थी। वो बेड पर बैठी अपने नाखून चबाने लगी और कुछ सोचकर जल्दी से बेड से नीचे कूद गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। उसे अब कुछ आवाज आने लगी थी। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी और नीचे आ गई। उसने देखा, लिविंग रूम में विवान के दादा दादी और माँ बैठे हुए थे। शायद उन्हें भी ये बात पता लग गई थी कि विवान वहां आग में फंसा हुआ है। विवान की माँ ने समीक्षा को देखा और कहा, बेटा समीक्षा, तुम अभी तक सोई नहीं? समीक्षा ने उनके पास आते हुए कहा, वो एक्चुअली मैंने वो हेडक्वार्टर वाला आर्टिकल पढ़ा। विवान के दादाजी बोले, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पोता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा। समीक्षा विवान से बेशक नफरत करती थी, लेकिन वो उसके परिवार से नफरत नहीं करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसका परिवार दुखी हो। उसका परिवार बहुत अच्छा था और उसे बहुत प्यार करता था।
उन्होंने कभी उसे बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उसे पहले ऐसा लगा था कि जब वो इस घर में आएगी तो हर कोई उसके खिलाफ होगा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा उदास हो गया। विवान की दादी ने जब उसका चेहरा देखा तो धीरे से कहा, अरे तुमने क्यों मुंह लटकाया हुआ है? तुम्हारे दादाजी ने कहा ना कि हमारा पोता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसे कुछ नहीं होगा। अब चिंता मत करो और वापस जाओ अपने कमरे में। जाकर सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी तो जाना है। विवान की मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब कुछ ठीक होगा, मेरा बेटा जल्दी ही वापस आएगा। विवान के दादाजी भी खड़े हो गए। वो बोले, सब अपने अपने कमरे में जाओ। मेरा पोता बिल्कुल ठीक होगा। मुझे पूरा यकीन है, वो जल्दी ही वापस आएगा और मुझे अपना वो खड़ूस चेहरा दिखाएगा और किसी न किसी बात पर मुझसे लड़ेगा। समीक्षा का दिल अचानक से बैठ गया। चाहे वो कितना ही खड़ूस था, लेकिन उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता था। सबके जाने के बाद समीक्षा भी अपने कमरे में चली गई। वो जानती थी कि उसका परिवार बिल्कुल भी ये सोच नहीं सकता कि उसे कुछ हुआ भी है। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो वापस आएगा और विवान को कुछ होगा नहीं। अगली सुबह समीक्षा की नींद ईशाना की कॉल से खुली। हेलो समीक्षा, क्या तुम जाग गई? समीक्षा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ, बस अभी उठ ही रही हूँ। ईशाना ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सुनने को मिला है। क्या वो सब सच है? समीक्षा ने जम्हाई ली और बेड से नीचे उतर गई। बाथरूम की तरफ जाते हुए वो बोली, क्या सुना है? ईशाना बोली, तुम्हारी और विवान की शादी के बारे में। विवान बजाज, क्या ये सच है? समीक्षा ने ब्रश में टूथपेस्ट लगाया और अपने मुंह में डालते हुए कहा, हाँ। ईशाना बोली, ये सब कैसे हुआ? क्या ये बात सच है कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की? समीक्षा कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। वो इस वक्त ब्रश कर रही थी। ईशाना को लगा कि कॉल कट चुकी है। जब उसने देखा कि कॉल कटी नहीं थी, उसने दोबारा से पूछा, समीक्षा, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? समीक्षा ने कहा, हाँ, रुको 1 मिनट। 1 मिनट की जगह उसने 5 मिनट ले लिए और फिर अपना मुंह साफ करने के बाद बोली, अब बोलो। ईशाना बोली, मैं तुम्हारी और विवान की शादी के बारे में बात कर रही थी। समीक्षा ने कहा, मैं आज कॉलेज जा रही हूँ, सब कुछ समझाती हूँ। ईशाना बोली, क्या सच में? क्या तुम्हें विवान ने कॉलेज में आने की इजाजत दे दी है? उसकी बात सुनते ही समीक्षा को गुस्सा आ गया। वह बोली, वो कौन होता है मुझे इजाजत देने वाला? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। वो कमीना मेरे लिए कुछ नहीं है। तभी समीक्षा को अचानक से रात वाली बात याद आ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और माफी मांगते हुए कहा, भगवान, मुझे माफ कर दो जो मैंने मरे हुए आदमी को गाली दी। मैं अपनी गाली वापस लेती हूँ। उसके बाद उसने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे कॉलेज आने के बाद बात करूंगी। वो फोन काटने ही वाली थी कि ईशाना ने एकदम से पूछा, तुम्हारा भाई ठीक है? मैंने सुना है वो अस्पताल में था। समीक्षा ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ भाई अब ठीक है, लेकिन। ये कहते हुए वह रुक गई। उसे आशिका का ध्यान आया। अभी सिर्फ उसके और आशिका के परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि देवांश और आशिका के बारे में, इसलिए उसने भी सही समय का इंतजार किया और ईशाना को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ईशाना बोली, लेकिन क्या समीक्षा? समीक्षा बोली, कुछ नहीं, कॉलेज आने के बाद बताती हूँ। ये कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया और फौरन से हेडक्वार्टर में लगी आग के बारे में न्यूज़ सर्च की। उसने देखा कि अभी तक विवान का कुछ पता नहीं चला था। नहाने के बाद जब वो नए कपड़े बदलकर नीचे आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। घर में काम करने वाली नौकरानी से समीक्षा ने पूछा, सब कहाँ गए? अक्सर इस टाइम पर सब घर वाले लिविंग रूम में ही होते थे। नौकरानी ने कहा, बड़े मालिक लंदन के लिए निकल गए हैं और बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन दोनों पूजा करने मंदिर गई हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप उठ जाएं, तो हम आपको नाश्ता करवा दें। समीक्षा ने कहा, ठीक है। उसने नाश्ता किया और विवान और उसके घर वालों के बारे में सोचा। सब परेशान होंगे, लेकिन दिखावा इस तरह कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मामला बहुत सीरियस था, ये वो भी देख सकती थी। अगर विवान जिंदा होता, तो जरूर ही उसकी कुछ खबर मिल जाती, लेकिन उसका तो कुछ पता ही नहीं था। नाश्ता करने के बाद समीक्षा ने नौकरानी से कहा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अगर कोई पूछे, तो बता देना कि दोपहर के बाद वापस आ जाऊंगी। समीक्षा अपनी क्लास से पहले कॉलेज पहुंच गई थी। वहां उसका कैंटीन में कुहू और ईशाना इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने समीक्षा को वहां देखा, दोनों उसके गले लग गईं। उसे देखकर दोनों खुश थीं। समीक्षा को भी उन्हें देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। कुहू ने जल्दी से उसके लिए कुर्सी खींची और उसे बैठाते हुए कहा, बैठो। समीक्षा मुस्कुराई और बैठ गई। वो बोली, क्या बात है, आज मेरी बहुत खातिरदारी हो रही है। कुहू ने सीरियस होकर कहा, समीक्षा, मुझे बताओ, क्या तुम वहां ठीक तो हो? क्या वहां सब कुछ ठीक है? तुम्हारे साथ वहां कैसा बिहेवियर करते हैं? समीक्षा ने विवान के घर वालों के बारे में सोचकर जवाब दिया, वहां सब अच्छे हैं। सब मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। ईशाना ने देखा कि वो कॉन्फिडेंट लग रही थी।
उसने गहरी सांस ली और कहा, और विवान। विवान का नाम सुनते ही समीक्षा का चेहरा अजीब हो गया। ईशाना ने रात की न्यूज़ नहीं देखी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि लंदन में क्या हुआ था, और कुहू को भी न्यूज़ से ज़्यादा खास लगाव नहीं था, इसलिए उसे भी नहीं पता था। समीक्षा ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, विवान भी मेरे साथ अच्छे से रहता है। ईशाना ने पूछा, लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब, कैसे तुम्हारी शादी विवान के साथ हो गई? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो बस एक न्यूज़ देखी थी कि शादी वाले दिन उसकी बहन शादी से भाग गई, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? समीक्षा की आंखें बड़ी हो गईं। वो बोली, क्या मेरी न्यूज़ भी टीवी पर आ रही है? ईशाना बोली, नहीं, दरअसल तुम्हारी शादी की बात तो आसपास के सारे मोहल्ले में फैली हुई है। मुझ तक जब बात पहुंची फिर मैंने कुहू से इस बारे में पूछा, तो उसने कहा कि यह बात सच है। तभी उसने बताया कि तुम्हारी शादी विवान के साथ हुई है। मोहल्ले में सबको पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन यह नहीं पता कि किसके साथ हुई है। सारे बस अंदाजा लगा रहे हैं कि वह जरूर ही कोई अमीर परिवार का लड़का होगा, क्योंकि तुम्हें ले जाने दो बड़ी बड़ी गाड़ियां आई थीं। समीक्षा ने अपने माथे को पकड़ लिया और उसे रगड़ते हुए कहा, पता नहीं लोग अपने घर के आंगन को छोड़कर दूसरे के आंगन में लगे हुए फल क्यों उठाना चाहते हैं। उनके घर में दुनिया भर का क्लेश होता है, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरों के घर झांकना होता है। बेशर्म लोग। ईशाना ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है तुम गुस्से में हो। अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तभी ईशाना का फोन बजा और उसने देखा कि उसके कॉलेज का प्रोफेसर उसे फोन कर रहा था। उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ हो गया और वह फोन उठाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी गर्ल्स, जरूरी कॉल है। थोड़ी दूर जाने पर जब वह फोन पर बात करने लगी तो कुहू ने समीक्षा की तरफ देखा और कहा, मैंने उसे देवांश भाई और आशिका भाभी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अभी तक ये बात किसी को नहीं पता है, लेकिन तुम्हारी शादी की बात सब जगह फैल गई है, इसलिए मुझे विवान का नाम लेना पड़ा। वरना लोग तुम्हारा नाम पता नहीं किस किस गुंडे के साथ जोड़ रहे थे। समीक्षा बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी यह कभी ना कभी तो होना ही था। जितना जल्दी हो गया उतना जल्दी अच्छा है। और जैसे ही मौका मिलेगा मैं ईशाना को सब बता दूंगी। अभी मैं किसी और बात को लेकर परेशान हूँ, इसलिए अभी मेरा मन नहीं है उसे सच्चाई बताने का। कुहू बोली, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है और हमारे बीच कभी कोई बात नहीं छुपती। इसलिए जब तुम्हारा मन करेगा और तुम्हें ठीक लगेगा तुम तब उसे यह बताना। वह जरूर इसे समझेगी। समीक्षा मुस्कुरा दी, अगर मेरे पास तुम दोनों नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अचानक से तभी अगली क्लास की बेल बजी और वे दोनों उठ खड़ी हुईं। समीक्षा ने ईशाना का बैग भी उठाया और उसकी तरफ बढ़ गईं। समीक्षा ने ईशाना को आवाज दी, ईशाना, तुम्हारा बैग। समीक्षा की आवाज सुनकर वह थोड़ा घबराए और पीछे मुड़ते हुए बोली, ठीक है, तुम दोनों चलो, मैं आती हूँ। उसके चेहरे पर कुछ तो अजीब था। समीक्षा ने नोटिस किया, लेकिन उसे लगा कि शायद वह खुद भी इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है, तो हो सकता है ईशाना भी इसलिए उसे ऐसी लगी। क्लास खत्म होने के बाद वे तीनों टैक्सी में बैठ गए और देखा कि समीक्षा का चेहरा और भी उदास हो गया था। वो इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसे उनकी आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी, लेकिन उसे वो भी सुनाई नहीं दिया। कुहू ने कहा, समीक्षा, क्या हुआ है? देखो, तुम्हारे फोन की घंटी बज रही है। उसने जब उसे हिलाया तो समीक्षा प्रेजेंट में वापस आए और उसने जल्दी से अपना फोन बैग से निकाला, लेकिन जैसे ही उसने फोन कान से लगाया उसकी नजर सामने गई और वो चिल्लाई, रुको। अंडिस्को, क्या होगा आगे? क्या सच में विवान को कुछ हो गया है? और आखिर समीक्षा ने किसको देखा था जिसे देखकर वो चिल्लाई, विवान की आत्मा को शांति। टैक्सी में बैठे हुए जब समीक्षा बाहर की तरफ देख रही थी तो उसे अचानक से विवान का परिवार दिखाई दिया। ये विवान के दादाजी, दादी और माँ थे। उन्हें देखकर समीक्षा एकदम से चिल्लाई, टैक्सी रोको। कुहू और ईशाना ने उसे हैरानी से देखा और कहा, क्या हुआ समीक्षा? उन्हें पहले से ही समीक्षा थोड़ी अजीब लग रही थी। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी और अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। समीक्षा जल्दी से टैक्सी से उतर गई और कुहू और ईशाना की तरफ मुड़कर बोली, ठीक है, तुम दोनों चली जाओ। मुझे कोई मिल गया है, मैं उसके साथ ही घर चली जाऊंगी। उसने जल्दी से अपने बैग से पैसे निकाले, टैक्सी वाले को पकड़ा और वहां से जल्दी से मंदिर की तरफ चली गई। ईशाना ने कुहू की तरफ देखा और कहा, क्या सच में समीक्षा को कोई मिल गया है? कुहू ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन सामने तो मंदिर है, शायद वो थोड़ी देर अकेली रहना चाहती है। ईशाना बोली, हाँ, सही कह रही हो। चलो, फिर हम उसका पीछा नहीं करते हैं। हम चले जाते हैं। समीक्षा ने बोर्ड पर देखा तो उसे पता लगा कि ये एक राधाकृष्ण मंदिर था। विवान के परिवार के पीछे पीछे समीक्षा सीढ़ियां चढ़ रही थी। समीक्षा ने जब तक सीढ़ियां चढ़ी तब तक बजाज परिवार मंदिर में चला गया था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि विवान की दादी और मां मंदिर की मूर्ति के सामने थीं और वहीं उसके दादाजी पंडित जी से कुछ बात कर रहे थे।
पंडित जी ने कहा, मिस्टर बजाज, पूजा के लिए जो सामान हमने मंगवाया था वो कहाँ है? विवान के दादाजी बोले, वो पीछे नौकर लेकर आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है, तब तक आप प्रार्थना कीजिए। समीक्षा पीछे खड़ी थी। जैसे ही वो आगे जाने को हुई, पीछे से कई सारे नौकर, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, अपने हाथों में सामान लेकर अंदर आ गए और बोले, पंडित जी, ये सामान कहाँ पर रखना है? पंडित जी ने एक नज़र सामान को देखा और कहा, अच्छा, ये विवान की आत्मा की शांति के लिए जो पूजा करवानी है, उसका सामान है। इसको वहीं साइड में रख दो। पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जैसे ही समीक्षा ने ये बात सुनी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं। भगवान, मुझे पता है आप बुरे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दी? उसकी तो उम्र ही क्या थी? तब तक समीक्षा की नज़र आगे खड़े विवान के दादा दादी और माँ पर गई, जो वहां मूर्ति के सामने खड़े हुए थे। समीक्षा धीरे से बोली, बेचारे, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा। विवान कितना ही बुरा और खड़ूस था, लेकिन था तो उनका बेटा ही, बजाज परिवार का इकलौता वारिस। सच में, उनके लिए ये समय बहुत कठिन होगा। समीक्षा का दिल अंदर तक भर आया। चाहे जो भी हो, वो किसी की मौत की कामना नहीं कर सकती थी, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। वो साइड से पिल की तरफ झुक गई और उसने अपना सर टिकाने के लिए पिल का सहारा लिया। वो विवान के परिवार को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे उन्हें सांत्वना दिया जाए। वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो धीरे से वो बड़बड़ाई, भगवान, चाहे वो कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो और चाहे उसने मेरे साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो, लेकिन उसका परिवार बहुत अच्छा है। इसलिए उसके परिवार की खातिर उसकी आत्मा को शांति देना। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर हाथ जोड़कर सीधी खड़ी हो गई और बोली, भगवान, विवान की आत्मा को शांति देना। एक आदमी, जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, वहीं से गुजर रहा था और जब उसने अपना नाम सुना तो वो वहीं रुक गया और अपने साइड में हाथ जोड़े खड़ी लड़की को देखने लगा, जो बार बार कह रही थी कि विवान की आत्मा को शांति देना। उस आदमी की आईब्रो अचानक से मुड़ गई और वो उसके सामने आ गया। बहुत देर प्रार्थना करने के बाद समीक्षा ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वो चिल्ला पड़ी, आ भूत। सामने खड़े विवान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। वो उसे भूत दिख रहा था और अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी कि विवान की आत्मा को शांति देना। वो चिल्लाई लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। जन्माष्टमी का मौका था, इसलिए मंदिर पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ था। वहीं समीक्षा की आंखें बाहर आने वाली थीं। शायद उसने ज्यादा ही प्रार्थना कर ली जो ये आदमी उसके सामने खड़ा हो गया। वो दोबारा से चिल्लाने वाली थी, लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से एक तरफ ले गया। अब तक समीक्षा को एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा विवान कोई भूत नहीं है बल्कि वो जिंदा है। विवान के कुछ दूर आकर उसका हाथ छोड़ दिया। उसने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या कह रही थी तुम? मेरी आत्मा के लिए शांति। समीक्षा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसने क्या कुछ गलत सुन लिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से कहा, वो पंडित जी ने कहा था कि विवान की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवानी है, इसलिए मुझे लगा कि तुम। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि ऊपर की तरफ इशारा किया कि जिससे उसका मतलब था कि उसे लगा कि तुम ऊपर चले गए हो। विवान का मन कर रहा था कि उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दे। क्या ये लड़की पागल है? इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उनके थोड़ी दूर पंडित जी एक कपल के साथ वहां आ गए। वो उनसे कुछ बात कर रहे थे। बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वो दोनों उनकी बातें सुन सकते थे। कपल ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनकी उम्र 40 से 50 साल थी। पंडित जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जिंदगी इसी का नाम है। जो आया है, वो एक दिन जाएगा। मुझे आपके बेटे के लिए दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की लीला है। उससे कोई नहीं बच सका। समीक्षा ने अपने होंठ भींच लिए, तो पंडित जी इनके बेटे विवान की बात कर रहे थे। अब वो गई, ये सामने खड़ा इंसान उसे जान से मार देगा। वो विवान से नजरें बचाने लगी और वहां से जाते हुए बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत काम है। मुझे लगता है शायद दादी जी मुझे आवाज लगा रही हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए। उसके जाने से पहले ही विवान ने उसकी बाजू पकड़ ली और बोला, जहां तक मुझे याद है, तुम्हें तो यहाँ किसी ने आने के लिए नहीं कहा, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? समीक्षा ने धीरे से कहा, मैं टैक्सी में थी जब मैंने आपके दादा, दादी और माँ को मंदिर के बाहर उतरते हुए देख लिया था, इसलिए मैं भी उतर गई। विवान ने उसे बाजू से खींचा और मंदिर के बाहर की तरफ सीढ़ियों तक लेकर गया। वो बोला, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चली जाओ। समीक्षा तब तक उसे 1000 बार मन में गाली दे चुकी थी। वो उसे बहुत बुरी तरह तरीके से खींच कर लेकर आया था। उसने अपनी बाजू को पकड़ा और उसे सहलाते हुए कहा, जा रही हूं मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का। ड्रैगन लगते हो पूरे। ये कहते हुए वो रुक गई।
उसे डर था कि विवान उसकी इस बात पर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देगा, इसलिए वो जल्दी से सीढ़ियां उतर गई और उसने एक बार भी विवान की तरफ पलटकर नहीं देखा। विवान गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचे उसे जाते हुए देखता रहा। तब तक विवान का फोन बजा। उसने देखा, उसकी माँ उसे फोन कर रही हैं। मंदिर की तरफ जाते हुए उसने फोन अपने कान में लगाया और कहा, मैं आ रहा हूँ, मॉम। उसकी माँ बोली, जल्दी आओ, पूजा शुरू होने वाली है। विवान जब तक वहां पहुंचा, पूजा पहले ही शुरू हो चुकी थी। पूजा खत्म होने के बाद जब वो वापस से घर जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे, तब विवान की दादी ने कहा, काश बेटी समीक्षा भी हमारे साथ होती, तभी ये पूजा पूरी तरह से संपन्न होती। विवान की माँ बोली, हाँ, अगर हमें पहले ही पता होता कि आज हम मंदिर में पूजा करने के लिए आने वाले हैं, तो मैं पहले ही उसे कह देती। लेकिन हमारा प्लान भी एकदम से बना। विवान चुपचाप की बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, लेकिन फिर भी वो साया हुआ कचरा यहाँ पहुंच गई थी। लड़की है या तूफान। वहीं हवेली के बाहर टैक्सी ने उसे छोड़ा और वो जल्दी से बाहर निकल गई। वो पूरे रास्ते विवान को बुरा भला कहते हुए आई थी। जैसे ही उसने हवेली की गेट को पार किया, उसके पास एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाकर नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहा, तो उसकी हेडलाइन देखकर उसका चेहरा और भी अजीब हो गया। हेडलाइन थी, विवान बजाज की मौत। उसमें आगे लिखा था, आग से झुलसी पूरी बिल्डिंग के अंदर जो भी था, कोई बच नहीं पाया है और ऐसा अनुमान है कि विवान बजाज उसी के अंदर थे। समीक्षा के कदम उसे पढ़ते हुए रुक गए और उसने मजाक बनाते हुए कहा, ये न्यूज़ वाले पागल लोग। वो कैसे मर गया? उससे मैं अभी अभी मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं खुद क्या समझता है, जैसे मंदिर उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो। भगवान भी ऐसे लोगों को जल्दी अपने पास नहीं बुलाता, उन्होंने उन्हें बुलाकर सर दर्द थोड़ी ना पालना है। उसने जल्दी से फोन को बंद किया और अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, एक नौकरानी उसके पास भाग कर आई, मैडम, आप आ गईं। समीक्षा की नाक में अचानक से टेस्टी खाने की खुशबू गई। लिविंग रूम में आते हुए उसने पूछा, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है, किसकी है ये? नौकरानी जल्दी से बोली, आज घर में अलग अलग तरह का खाना बन रहा है। बड़ी मालकिन ने कहा था कि आज विवान सर की पसंद का सारा खाना बनाया जाए। समीक्षा का मुंह बन गया। उसने मन ही मन कहा, फिर से विवान। मेरी जिंदगी में ये विवान नाम का ग्रहण लग गया है, पता नहीं कब जाएगा। नौकरानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, लाइए मैडम, अपना बैग मुझे दीजिए। मैं आपका बैग आपके कमरे में ले जाने में मदद करती हूँ। समीक्षा ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें तो मेरी कुछ किताबें और जरूरी सामान है। ये भारी नहीं है। नौकरानी ने कहा, ठीक है मैडम, आप खाना खाने के लिए नीचे आ जाए। अगर आप चाहें तो घर वालों के आने का इंतजार भी कर सकती हैं। अगर आपको भूख लगी है, तो आप अभी खा लीजिए। समीक्षा ने मन ही मन कहा, अगर घर वालों का इंतजार करूंगी और उनके साथ खाना खाऊंगी, तो उसे ड्रैगन का मूड देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही खा लूं। समीक्षा ने नौकरानी की तरफ देखा और कहा, और मुझे बहुत भूख लगी है। वो पता नहीं कब तक आएंगे। मैं अभी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई हूं, आप तब तक खाना लगा दीजिए। नौकरानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। जब तक बजाज परिवार घर पहुंचा, तब तक समीक्षा खाना खा चुकी थी और आराम से पीछे गार्डन में अपने सब्जियों को लगाने की जगह देखने गई थी। पूरी हवेली में सबसे पसंदीदा जगह उसकी वही थी, जहां पर फूल खिले हुए थे, पंछी चहक रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं। वो सच में किसी सपने जैसा नजारा था। समीक्षा ने इसका नाम स्वर्ग घोषित कर दिया था। आते ही विवान की मां ने नौकरानी से पूछा, क्या समीक्षा आ गई? नौकरानी ने जवाब दिया, जी मैडम, वो आ गई हैं। खाना खाने के बाद वो पीछे गार्डन में टहलने गई हैं। दादी बोली, लगता है छोटी बहू को वो जगह बहुत ज्यादा पसंद है। दादाजी बोले, ठीक है, खाना खाने के बाद हम भी वहीं टहलने चलते हैं। खाना खाने की टेबल पर विवान के दादाजी ने पूछा, क्या उस इंसान का पता लग गया जिसने ये सब किया था लंदन में? विवान ने कहा, नहीं, लेकिन शाम तक पता लग सकता है। दादी जी इस बात पर नाराज होते हुए बोली, उस आदमी को ढूंढने के चक्कर में तुमने अपनी मौत की झूठी अफवाह सब जगह फैलाने के लिए कहा। यह अच्छी बात नहीं है। इंसान को मरने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। तुम हमारे इकलौते वारिस हो, क्या तुम्हें ये सब शोभा देता है? और भी तरीके हो सकते हैं, और तुमने ये तरीका सोचा। विवान खाने के समय ज्यादातर बोलना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने दादी की बात का जवाब देने के लिए अपने खाने को चबाना तक रोका और उसे निगलने के बाद कहा, यह सबसे आसान तरीका था उसे ढूंढने का। मेरी मौत की खबर सुनकर वो सतर्क हो जाएगा और फिर उसे ढूंढना आसान होगा। दादी ने एक गहरी सांस ली और अपने पोते को देखा जो कभी भी किसी की नहीं सुनता था। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हें पता है कि हम क्या महसूस कर रहे थे जब हमने ये बात सुनी? तुम्हारे दादाजी सुबह ही लंदन के लिए निकल गए। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे असिस्टेंट ने फोन करके बता दिया कि तुम ठीक हो। नहीं तो ये बुढ़ा हार्ट अटैक से ही मर जाता।
विवान के दादाजी ने खाना खाते हुए हैरानी से अपनी पत्नी को देखा, वहीं विवान की माँ इस बात पर हंस पड़ी। खाना खाने के बाद जब वो वहां जाने के लिए तैयार हो रहे थे, विवान की माँ सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोली, विवान, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? विवान ने बिना देखे ही जवाब दिया, नहीं। गार्डन में पहुंचने के बाद समीक्षा नीचे गिरे हुए फूलों के पौधों को खड़ा करने में मदद कर रही थी। दादाजी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया, और उसके बाद समीक्षा के पास आते हुए बोले, छोटी बहू, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब माली का काम है। उनकी आवाज सुनकर समीक्षा एकदम से खड़ी हो गई। उसने कहा, दादाजी, और उसके बाद उसकी नज़र पीछे से आ रही विवान की माँ और दादी पर पड़ी, जो आपस में बातें करते हुए वहां आ रही थी। वो सब फिर आपस में बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से समीक्षा की नज़र टेरेस पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अंडस्को, क्या होगा आगे? क्या विवान की नफरत बदल पाएगी मोहब्बत में, या फिर एक दिन यूं ही इसी नफरत के कारण वो अलग हो जाएंगे? और आखिर अभी क्या देखा समीक्षा ने टेरेस पर जो उसकी आंखें बड़ी हो गईं? अब आएगा मजा। समीक्षा की नज़र टेरेस पर घूम रहे 3 डॉग्स पर गई, जो बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसे देखकर उसके दिमाग में वो दिन आ गया जब वो इस हवेली में पहली बार आई थी और ये डॉग्स उसके पीछे पड़ गए थे। वो बोलते बोलते चुप हो गई थी, जिस कारण से तीनों घर के सदस्यों ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए डॉग्स को देखा। विवान की माँ बोली, समीक्षा, क्या हुआ? तुम उन डॉग्स से डरती हो क्या? समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, ये कितने खतरनाक हैं। डॉग्स की नज़र भी समीक्षा के ऊपर पड़ चुकी थी। वो उसे बहुत जोर से भौंकने लगे थे। समीक्षा ने मन ही मन कहा, लगता है इन्हें याद आ गया है वो दिन जब मैं इनसे बच गई थी, लेकिन अब तो लगता है उनकी आंखों में खून उतर आया है, कैसे मुझे देखकर भौंक रहे हैं। समीक्षा, अगर इनमें से एक भी नीचे आ गया ना तो तेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। और समीक्षा जो सोच रही थी वो सच था। डॉग्स सच में समीक्षा को पहचान गए थे और अब वो उसके खून के प्यासे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि समीक्षा कोई दुश्मन है। इस वक्त एक नौकरानी विवान की मां का फोन लेकर आई, मैडम, आपका फोन बहुत देर से बज रहा था। विवान की मां ने फोन करने वाले का नाम देखा और फिर साइड में चली गईं। विवान के दादाजी ने कहा, हाँ, इसलिए ही मेरी धर्मपत्नी ने तुम्हारे आने पर डॉग्स को टेरेस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये डॉग्स एकदम से तुम्हें अपना नहीं मानेंगे। समीक्षा का चेहरा रोने वाला हो गया। उसने दादाजी की तरफ देखा और कहा, दादाजी, प्लीज इन्हें नीचे मत लाना वरना मेरी लाश यहां से जाएगी। विवान की दादी ने थोड़ा गुस्से में कहा, छोटी बहू, ऐसी बातें मत करो। मरे तुम्हारे दुश्मन। चिंता मत करो, जब ये तुम्हें रोज देखेंगे तो तुम्हें नहीं काटेंगे। तुम उनके साथ बातें करना। समीक्षा अजीब तरह से मुस्कुरा दी और बोली, बातें करना? मैं तो इन्हें देखकर अपना रास्ता ही बदल लूं। उसकी बात सुनकर विवान के दादा दादी हंसने लगे और समीक्षा सर खुजलाते हुए दोबारा से बोली, क्या इन्हें आप बेच नहीं सकते? मेरा मतलब है ये आपने क्यों रखे हुए हैं, जबकि आपके पास तो बहुत सारे गार्ड भी हैं। विवान के दादा बोले, ये सब विवान के शौक हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे गार्ड्स को कई बार काट खाया है। ये विवान के अलावा किसी के नहीं है, ये सिर्फ उसकी बात मानते हैं। समीक्षा ने फिर उन खूंखार डॉग्स को देखा और मन ही मन कहा, विवान की बात मानते हैं। हे भगवान, मतलब अब तू गई समीक्षा। इससे पहले कि वो तुझे इन डॉग्स का खाना बनाए, तुझे इनका कुछ करना होगा। समीक्षा ने एकदम से भोली शक्ल बना ली और दादी जी की तरफ देखकर कहा, दादाजी, क्या हम इन्हें बेच नहीं सकते? मेरा मतलब है ये कितने खूंखार डॉग्स हैं और कभी ना कभी तो मैं इनके सामने जाऊंगी ही, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे काट लें और फिर मुझे रेबीज हो जाए। विवान की दादी ने भी समीक्षा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, छोटी बहू सही कह रही है, वैसे भी इनका यहाँ कोई काम नहीं है। समीक्षा ने देखा कि विवान की दादी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई है तो उसने एकदम से दादी की बाजू पकड़ ली और कहा, दादी, सच में एक आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। दादाजी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ डॉग्स को ले जाने के लिए। समीक्षा बोली, उसकी चिंता मत कीजिए आप दादाजी। मैं किसी को जानती हूँ जो इन डॉग्स को ले सकता है। दादाजी बोले, ठीक है, मैं ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और वैसे भी अभी मुझे और तुम्हारी दादी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। विवान के दादा दादी के वहां से जाने के बाद विवान की मां समीक्षा के पास आकर बोली, समीक्षा बेटा, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम अपना ख्याल रखना और डॉग से डरने की जरूरत नहीं है। समीक्षा विवान की मां को बताना चाहती थी कि उसे डॉग्स को बेचने की परमिशन मिल गई है, लेकिन तब तक विवान की मां वहां से जा चुकी थी। समीक्षा ने जल्दी से एक नंबर फोन में ढूंढा और फोन किया। वो फोन पर बात ही कर रही थी कि उसने देखा कि पहले विवान के दादा दादी और फिर उसकी मां और फिर विवान एक के बाद एक करके घर से बाहर जा रहे थे। समीक्षा ने धीरे से कहा, अब तो काम और भी आसान होगा। कुछ ही देर में एक गाड़ी गेट के बाहर आकर रुकी। उसमें से 6 से 7 आदमी बाहर निकले, जो काफी हटे कट्टे थे। समीक्षा को कॉल आ गया और वो जल्दी से लिविंग रूम से बाहर भाग कर आई। उसने उन आदमियों से कहा, वो डॉग्स ऊपर टेरेस पर हैं।
वो आदमी समझ गए और समीक्षा उन्हें टेरेस तक लेकर गई, लेकिन टेरेस का रास्ता दिखाने के बाद वो जल्दी से नीचे भागकर आ गई और एक कोने में छिप गई ताकि वो डॉग्स उसे ना देख पाएं। जब उन आदमियों ने आराम से उन डॉग्स को गाड़ी में बैठा दिया तो समीक्षा कोने से निकलकर बाहर आई। वो डॉग्स समीक्षा को देखकर फिर से भौंकने लगे, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जिंदा ही निगल जाना चाहते हों। समीक्षा ने उनसे नजर बचाते हुए जल्दी से उन आदमियों के बॉस से कहा, भैया जल्दी पैसे दीजिए, मैंने अभी इंटरनेट पर देखा है, इनका प्राइस बहुत ज्यादा है। वो आदमी समीक्षा के भाई देवांश का दोस्त था जिसकी अपनी पेट शॉप थी और उसके पास हर तरह के जानवर थे जो इंडिया में लीगली बेचे और खरीदे जा सकते हैं। समीक्षा अक्सर पहले अपने भाई के साथ उसकी दुकान पर जाती थी और उसे वहां अलग अलग जानवर देखकर बहुत ज्यादा मजा आता था। देवांश के दोस्त ने 1.5 लाख रुपए कैश निकाला और समीक्षा को देते हुए कहा, ये लो, ये पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गईं। उसके चेहरे की मुस्कान भी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से वो पैसे अपने हाथ में ले लिए और कहा, भैया आप तो जीनियस हो। वो पैसों को गिनते हुए अंदर आ रही थी कि उसे डॉग्स के फिर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने उन्हें इग्नोर किया और अंदर आ गई। विवान की माँ भी उसी वक्त वापस आई थी। उन्होंने जब गाड़ी को जाते हुए देखा तो अंदर जाकर नौकरानी से इस बारे में पूछा। नौकरानी ने बताया कि समीक्षा ने वो गाड़ी बुलवाई थी। समीक्षा से बात करने के लिए विवान की माँ उसके कमरे में गईं। समीक्षा ने पहले ही पैसे अलमारी में रख दिए थे और जब अलमारी बंद करके पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि विवान की माँ उनके कमरे में आ रही थी। बेटा समीक्षा, वो गाड़ी किसकी थी? मैंने उसमें विवान के डॉग्स को देखा। समीक्षा बोली, जी वो एक्चुअली दादाजी ने मुझसे उन डॉग्स को बेचने के लिए कहा, इसलिए मैंने डॉग्स को खरीदने वाले को यहाँ बुलाया था। वो उनकी गाड़ी थी। विवान की माँ थोड़ी परेशान दिखी और उन्होंने पूछा, क्या तुमने विवान से इस बारे में बात की? समीक्षा ने अपनी गर्दन न में हिला दी। विवान की माँ ने समीक्षा से कहा, विवान को उन डॉग से बहुत ज्यादा लगाव था। वो उन्हें तब लेकर आया था जब उन्हें पैदा हुए बस 2 दिन हुए थे। उनकी माँ किसी कारण से मर गई थी और तब से वो डॉग्स विवान के पास ही थे। समीक्षा का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसे नहीं पता था कि विवान के लिए वो डॉग्स इतने खास थे। उसने अपना धीरे से विवान की माँ से कहा, मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जब वो लोग डॉग्स को लेने आए तब तक विवान जा चुका था। विवान की माँ ने गहरी सांस ली और कहा, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस बात पर विवान कुछ ज्यादा ही गुस्सा करेगा। बेहतर होगा कि तुम उसे तब बताओ जब उसका मूड अच्छा हो। आज माँ और पिताजी दोनों रात को नहीं आएंगे। वो दोनों हमारे दूसरे विला में ही रहेंगे और मैं भी अभी कुछ जरूरी काम से अपनी बहन के घर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। समीक्षा का चेहरा रोने वाला हो गया। मतलब अब वो अकेली होगी। उसे लग रहा था कि वो इंसान उसे खा जाएगा। उन डॉग्स का तो पता नहीं, लेकिन विवान उसे जरूर रात में डिनर के तौर पर खाने वाला था। रात के समय उसने तब तक खाना नहीं खाया जब तक विवान वापस नहीं आया। वो लिविंग रूम में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही विवान वापस आया, वो एकदम से खड़ी हो गई। उसने कहा, आ गए तुम? विवान जो कि फोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था, उसने अजीब नजर से समीक्षा को देखा और फिर नजर हटा ली। उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। समीक्षा जल्दी जल्दी उसके पीछे कमरे में आ गई। क्या तुम अब शावर लोगे? रुको, मैं तुम्हें टॉवल निकाल कर देती हूँ। नहीं, शायद बाथरूम में पहले से ही टॉवल और बाथरोब दोनों मौजूद हैं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। विवान जो कि अभी तक फोन पर बात कर रहा था, उसने फोन रखने के बाद उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है? किस तरह की बातें कर रही हो? कुत्ते का जिक्र होते ही समीक्षा ने अपने दांत भींच लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे विवान को बताए कि उसने उसके पाले हुए कुत्ते बेच दिए हैं और उनके बदले उसने 1.5 लाख रुपए लिए हैं। उसे लगा था कि शायद विवान को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और था। विवान जल्दी से बाथरूम में गया और जब वो वापस आया तो सिर्फ एक टॉवल में था। जब वो बाहर आया तो उसने सोचा कि समीक्षा वहां नहीं होगी, लेकिन वो बेड पर दोनों हाथों में अपना चेहरा लिए बैठी हुई थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वो एकदम से खड़ी हो गई। वो मुस्कुरा रही थी उसे देखकर। विवान एकदम से मुड़ा और चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कैजुअल कपड़े पहनकर वो बाहर आया तो देखा कि समीक्षा वहीं खड़ी उसकी तरफ फिर से मुस्कुरा रही थी। वो एकदम से उसके पास आए और बोली, डिनर तैयार है, चलो साथ में डिनर करते हैं। वो बड़ी आस लगाकर उसे देख रही थी और अपनी मोटी मोटी आंखें बार बार झपका रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। एकदम से विवान को अपने शरीर में हलचल महसूस हुई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे साइड करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। समीक्षा को एक तरफ धक्का दे दिया गया, लेकिन वो फिर से सीधी खड़ी हो गई। वो जल्दी से विवान के पीछे भागी। लिविंग रूम में आकर विवान ने देखा कि वहां पर कोई भी घर का सदस्य नहीं था। उसने फिर नौकरानी से पूछा, सब कहाँ गए? नौकरानी ने उसे बताया कि दादी और दादाजी पुराने विला में गए हैं और उसकी माँ अपनी बहन से मिलने उनके घर गई हैं। वो सब कल या परसों ही आएंगे।
विवान ने गर्दन हिलाई और अचानक से कुछ याद करते हुए कहा, क्या डॉग्स का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है? समीक्षा जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जब उसने विवान की बात सुनी तो नौकरानी की तरफ इशारा किया, जिसे समझकर नौकरानी ने विवान से कहा, जी। विवान डाइनिंग टेबल पर आ गया। नौकरानी ने जल्दी से उसके लिए प्लेट तैयार की। तभी समीक्षा वहां गई। अरे, मैं लगाती हूँ प्लेट। आप जाकर किचन से और खाना लेकर आएं। विवान ने हैरानी से उसे देखा और उसने प्लेट एक तरफ कर दी। अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? जब से मैं वापस आया हूं, मेरे आगे पीछे क्यों घूम रही हो? समीक्षा उसके पास ही चेयर पर बैठ गई। वो उसे डॉग्स के बारे में बताना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, नौकरानी खाना लेकर किचन से वापस आ गई। समीक्षा ने मन ही मन कहा, अभी रहने देती हूँ, इस ड्रैगन का कुछ पता नहीं। क्या पता नौकरानी के सामने ही मुझे खरी खोटी सुना दे। नौकरानी ने विवान की प्लेट में खाना डाला और विवान खाना खाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि समीक्षा उसे ही देख रही थी। उसने समीक्षा की तरफ देखा तो समीक्षा मुस्कुरा दी। विवान ने उसके प्लेट की तरफ देखा तो उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। विवान बोला, क्या तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करोगी? और अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो निकलो यहाँ से। समीक्षा जल्दी से सीधी कमर करके खाना खाने के लिए तैयार हो गई। डिनर करने के बाद विवान उठा और अपने कमरे में ना जाकर स्टडी रूम में चला गया। उसे कुछ जरूरी फाइल्स देखनी थी और उन पर आज रात को ही साइन करने थे। स्टडी रूम की खिड़की से समीक्षा ने अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा कि विवान चेयर पर बैठकर कुछ फाइल्स को पढ़ रहा था। इस वक्त वो बहुत ज्यादा सीरियस और हैंडसम लग रहा था। समीक्षा ने कहीं सुना था कि जब आदमी बहुत ज्यादा सीरियस होता है तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। समीक्षा ने अपने मन में आए ख्यालों को एक तरफ किया और फिर से डॉग्स के बारे में सोचने लगी। अगर वो इस समय विवान के स्टडी रूम में जाकर उसे बताएगी तो हो सकता है वो कल का सूरज ना देख पाए, क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में लग रहा था। ना चाहते हुए भी वो वहां से मुड़ गई और फिर वापस कमरे में आ गई। देर रात तक भी विवान कमरे में नहीं आया तो समीक्षा उसे देखने के लिए बाहर आ गई। उसने देखा कि विवान स्टडी रूम में नहीं था। समीक्षा ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, स्टडी रूम में नहीं है तो कहाँ गया? समीक्षा ने जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर तक अपनी नजरें घुमाई। तभी उसे एक रूम की लाइट जलती हुई दिखाई दी। दबे पैरों से वो वहां तक गई। उसने देखा कि विवान सोफे पर बैठा हुआ था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, काश उसे डॉग से लगाव ना होता तो मुझे इस मनहूस का चेहरा नहीं देखना होता। घर पर कोई नहीं था तो मैं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करती, लेकिन देखो आज के दिन जब घर पर कोई नहीं है तो मुझे इसके पीछे घूमना पड़ रहा है। विवान को एहसास हो गया कि उसे कोई देख रहा है। उसने अपनी नजरें उठाईं और दरवाजे पर खड़ी समीक्षा को देखा। उसकी आईब्रो चढ़ गई और उसने धीरे से कहा, फिर से नहीं। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतना सुनते ही समीक्षा को उसने वहां से भागते हुए देखा। समीक्षा जल्दी से अपने कमरे में गई और 1.5 लाख रुपए कैश अपने हाथ में ले लिया। फिर उसी रफ्तार से वापस विवान के कमरे में आ गई। विवान जो कि उसके जाने के बाद टैब में कुछ देख रहा था। अचानक उसे अपने सामने कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उसने नजर उठाकर देखा तो समीक्षा उसकी तरफ 500 के बंडल वाली गद्दी बढ़ा रही थी। अंडस्को, क्या होगा आगे? जब विवान को पता चलेगा कि उसके डॉग्स के बारे में, क्या वो उन्हें वापस लाएगा या फिर समीक्षा को सजा देगा? क्या उनकी यही नोकझोंक आगे जाकर प्यार का रूप लेगी या फिर जब समीक्षा के सामने सच आएगा उस रात का तो वो विवान को छोड़ देगी?